हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एक वन शॉट वीडियो बनाई है मैंने खासतौर से 11th रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और नीट अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि वो कम से कम टाइम में इस पूरे चैप्टर को एक बार देख सकें और वो ये समझ सकें इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल नीट में पूछे जा चुके हैं और नए सवाल इस चैप्टर से कौन से बन सकते हैं। शुरू करते हैं, ठीक है। शुरुआत में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यू हैव लर्न दैट all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances। ये बात आप समझ चुके हैं कि हर लिविंग सेल को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की और कुछ दूसरे ज़रूरी सब्सटेंसेस। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज। इसके अलावा जो वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस बन रहे होंगे सेल्स के अंदर, उनका रिमूवल भी जरूरी है ताकि टिश्यूज अच्छे से फंक्शन कर सके। It is therefore essential to have efficient mechanisms for the movement of these substances to the cells and from the cells। तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि एक एफिशिएंट मैकेनिज्म हो, एक बढ़िया सा सिस्टम हो जिससे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें सेल तक पहुंचाई जा सके और वेस्ट प्रोडक्ट का आसानी से रिमूवल किया जा सके। Different groups of animals have evolved different methods for this transport। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन डिफरेंट चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग मैकेनिज्म देखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आगे एनसीईआरटी ने कवर किया, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स। यहाँ से सवाल बन सकता है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में उन्होंने बात की स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स में वो अपने आसपास मौजूद पानी को अपने बॉडी कैविटीज में फ्लो कराते हैं, जिसके जरिए इंपॉर्टेंट चीजें उनके बॉडी टिश्यूज तक पहुंच पाती। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। फिर आगे इन्होंने बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड by most of the higher organisms including humans। तो एक ये नया सवाल बन सकता है एनसीईआरटी से कि the most commonly used body fluid by most of the higher organisms is, आपको आंसर लगाना होगा ब्लड, ठीक है। Another body fluid lymph also helps in the transport of certain substance। इसके अलावा कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट लिम्फ से भी हो जाता है, अब आगे चैप्टर में देखेंगे। In this chapter you will learn about the composition and properties of blood एंड lymph, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। तो इस चैप्टर के अंदर आप ब्लड, lymph इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके अलावा किस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है इसके बारे में आप देखें, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एनसीईआरटी ने बताया कि ब्लड एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। उसे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसका मैट्रिक्स फ्लूइड फॉर्म में होता है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, आप 9th-10th में सुनते आ रहे हैं। एक इसका फ्लूइड वाला पोर्शन होता है जो कहलाता है प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा। इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट पूरे ब्लड का तकरीबन 55% पोर्शन प्लाज्मा होता है और 45% पोर्शन फॉर्म्ड एलिमेंट्स का होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट से मतलब होता है ब्लड सेल्स, तो हम इसमें बात करेंगे आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की और प्लेटलेट्स, ठीक है। आगे एनसीईआरटी ने बताया गया है कि जो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, हल्के पीले रंग का होता है, विस्कस गाढ़ा होता है, इसके अंदर मेनली पानी होता है 90 से 92%। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स 6 से 8%। फिर ब्लड प्रोटीन्स के नाम बताए उन्होंने, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। फिर इनके फंक्शन बताएं जो नीट में कई बार पूछे गए। जैसे एल्ब्यूमिन का फंक्शन है, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस इन ब्लड। ऑस्मोटिक बैलेंस कहने से मतलब है कि ब्लड ब्लड वेसल्स में ही फ्लो हो, बाहर टिश्यू स्पेस में ना आए, तो उसके लिए ऑस्मोटिक बैलेंस का मेंटेन होना जरूरी है, जो कि एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन का फंक्शन बताया है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है बॉडी, यानी बॉडी को डिफरेंट तरह की बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, बहुत सारी चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है जो लगातार ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। गैसेज हैं, एंटीकोगुलेंट है, बहुत सारे मिनरल्स है। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग 55% ऑफ द ब्लड। इसमें 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है वाटर
एंड प्रोटीन्स कितने होते हैं, 6 से 8%। ये दोनों ही सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं कि प्लाज्मा कंटेंट ब्लड का 55% है, इसके अंदर वाटर होता है 90 से 92%, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 6 से 8%। फिर उन्होंने प्लाज्मा प्रोटीन के नाम बताएं कि फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन। फिब्रिनोजन का फंक्शन बताया, फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सवाल पूछा गया है कंपटीशन में, फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या, आप बोलेंगे ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट, ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी। तो ग्लोबुलिन का काम क्या है, इट प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म टू द बॉडी। एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्ब्यूमिन का काम क्या है, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस। Plasma also contains a small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chloride। खैर इनसे सवाल नहीं आता है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, लिपिड्स हैं, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, जो कि लगातार ट्रांसपोर्ट फॉर्म में रहते हैं। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। एक सवाल ये बन सकता है, वो फैक्टर जो कि कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं वो प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म जब इनकी जरूरत होती है तभी एक्टिव फॉर्म में चेंज होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में आप थोड़ा सा इनके बारे में सुन लेंगे। आगे फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। इस लाइन से सवाल कॉम्पिटिशन में कई बार बन के आ चुका है कि प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सीरम से मतलब यह है कि आप ब्लड प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें, ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर इस्तेमाल हो जाए तो बचा हुआ पार्ट फिर कहलाता है सीरम। इस तरीके से सवाल कंपटीशन में आ चुका। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। आपको ये बात पता है फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। 3 तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। फिर उन्होंने आरबीसीज के बारे में बताया कि आरबीसी का कलर रेड होता है क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। नॉर्मल आरबीसी काउंट 5 से 5.5 मिलियन होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। उसके में जो रेड पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसकी उन्होंने बताया कि 12 से 16 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। आरबीसी का फिर लाइफ स्पेन बताया 120 दिन, उसके बाद जाके वो स्प्लीन में टूट जाते हैं। इस स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि वो हीमोग्लोबिन की वजह से कर पाता है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप सुन चुके हैं, हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है ना, इसी तरह की बात है। देखते हैं आरबीसी के बारे में ये बताया होगा कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी के अंदर सर्कुलर होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं, इन्यूक्लिएटेड होते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन तीनों को ही मिलाकर फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। सवाल ये पूछा जा चुका फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45%। पहले उन्होंने बात की आरबीसीज की, एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट्स जिनको रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज कहा जाता है आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। ये सबसे ज्यादा होता है। A healthy adult man has on an average 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये सवाल कई बार आ चुका है कि नॉर्मल काउंट आरबीसी कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। एडल्ट के अंदर आरबीसीज कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो के अंदर। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। आरबीसीज आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। मोस्ट ऑफ द मैमल्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कैमल और लामा का एक्सेप्शन। एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप, तो सर्कुलर होते हैं और अंदर से पिचके हुए होते हैं यानी बाइकॉनकेव होते हैं। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो जो रेड कलर्ड पिगमेंट आरबीसीज के अंदर मौजूद है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स, इसी वजह से इनका नाम। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 12 से 16 ग्राम। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases। तो ये जो आरबीसीज हैं रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट मदद करते हैं। आप ब्रीदिंग वाले चैप्टर में ये पूरी बात सुन चुके हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वहां पर पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी पढ़ चुके हैं। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज। एनसीईआरटी की सवाल आ चुका है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। कहाँ जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्प्लीन में। आप डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लीवर में भी आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय होते हैं। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। ये बात आप 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं, ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है। नेक्स्ट, फिर थोड़ा बहुत डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात की। जैसे कि आप देख रहे हैं डब्ल्यूबीसीज में यहाँ पर नाम नजर आ रहा है, न्यूट्रोफिल है, ईसनोफिल है, बेसोफिल है।
ये जो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल हैं, दरअसल डब्ल्यूबीसीज को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ल्यूकोसाइट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक कहलाते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, और दूसरे कहलाते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में नाम आ जाते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट में नाम आ जाता है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। अब इनमें सबसे ज्यादा होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल, तकरीबन 60 से 65%। ये सवाल भी है एनसीईआरटी से, सबसे ज्यादा कौन से डब्ल्यूबीसी होते हैं, न्यूट्रोफिल। उसके बाद फिर ये इस्नोफिल 2 से 3%, बेसोफिल 0.5 से 1%। सबसे कम कौन से डब्ल्यूबीसी होते हैं बेसोफिल, ये सवाल ही पूछा जा चुका है। मोनोसाइट होते हैं 6 से 8%, और लिम्फोसाइट होते हैं 20 से 25%। ठीक है, कुछ जनरल बातें आप पहले जानते हैं, जैसे कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो और मोनोसाइट्स हैं, दे आर फैगोसिटिक सेल्स। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स, दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, पकड़ के खा जाते हैं पैथोजेंस को, दे आर फैगोसिटिक सेल्स। ठीक है ना। इस्नोफिल्स के बारे में आप जानते हैं, दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस, आप याद करेंगे एनसीईआरटी की लाइनें, दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस, और इसके अलावा दे आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन, तो अगर बंदे को किसी भी तरीके की एलर्जी है तो अगर आप उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसके इस्नोफिल्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे। बेसोफिल्स के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दे रिलीज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। सवाल आपको याद होना चाहिए, कौन से ब्लड सेल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन रिलीज करते हैं, तो हिस्टामिन सेरोटोनिन बनाते हैं और हेपेरिन बेसोफिल। इसके अलावा एनसीईआरटी ये भी लिखा हुआ है कि बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। जाहिर सी बात है, जब हिस्टामिन रिलीज होगा वैसोडाइलेशन करेगा, वहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। जैसे कि अगर मधुमक्खी काट जाए तो जगह सूज जाती है, वहाँ इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के लिए वहाँ कौन रेस्पॉन्स, हिस्टामिन है, फिर सेरोटोनिन है, तो ये सब बेसोफिल से निकल रहे हैं, इसलिए बोला जाता है बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। ठीक है। मोनोसाइट के बारे में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा है डब्ल्यूबीसीज के अंदर, तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इज मोनोसाइट, और सबसे छोटे यही होते हैं लिम्फोसाइट, जो दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम होता है कि ये बनाते हैं एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज के जरिए जो हमें इम्यूनिटी मिलती है ये कहलाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। आप 12th में पूरा एक चैप्टर है, वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। 12th में पूरा इसका एक चैप्टर है सेलुलर, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, देखते हैं। एनसीईआरटी में ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, इनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसीज के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसलिए ट्रू सेल सिर्फ डब्ल्यूबीसीज को माना जाता है क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। लाइफ स्पैन इनका आरबीसी कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, जैसे कि लेस देन 10 डेज वाला ऑप्शन पुराने पेपर में आया हुआ है। इसके अलावा आप ये बात भी जानते हैं कि डब्ल्यूबीसीज का नॉर्मल काउंट 6 से 8 हज़ार होता है। देखते हैं, तो डब्ल्यूबीसीज को व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है एज दे आर कलरलेस, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस मौजूद है, दैट्स व्हाई ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज ट्रू सेल्स। ये भी सवाल कंपटीशन में आ चुका है, क्योंकि ट्रू सेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6 से 8 हज़ार पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये सवाल ही कॉम्पिटिशन में आ चुका है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, 6,000 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, जबकि आरबीसी का आप पढ़ चुके हैं 5 से 5.5 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, लाइफ इनकी कम होती है। पुराने पेपर में सवाल आ चुका है लेस देन 10 डेज पर। वैसे तो सबका लाइफ स्पेन अलग अलग है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लेकिन जनरल आंसर पुराने पेपर में लेस देन 10 डेज का आ चुका है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज। कौन कौन सी दो कैटेगरीज, एक कहलाते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। आप ये बात सुन चुके हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से नाम आते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से नाम आ गए, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं। सवाल कंपटीशन में आ चुका है कि मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज आर, आपको आंसर लगाना होता है न्यूट्रोफिल। परसेंटेज कितनी इनकी, 60 से 65%। न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं, 60 से 65%। ठीक है।
ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट। ये भी सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका है, बेसोफिल सबसे कम होते हैं और परसेंटेज ही पूछी जा चुकी है पेपर में 0.5 से 1%, सबसे कम होते हैं, ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स की इन्होंने परसेंटेज फिर दे रखी है, कितने होते हैं 6 से 8%, मोनोसाइट की परसेंटेज भी कॉम्पिटिशन में आ चुकी है। आर फैगोसिटिक सेल, ये सवाल भी आ चुका है कि फैगोसिटिक सेल्स कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि फैगोसिटिक सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। बेसोफिल सिक्रीट, यहाँ से भी सवाल आ चुका है, बेसोफिल क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हेपेरिन के बारे में आप जानते हैं वो एंटीकोगुलेंट है ना, हिस्टामिन वेजोडाइलेटर है, सेरोटोनिन वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जाहिर सी बात है, हिस्टामिन रिलीज होगा, वेजोडाइलेशन होगा, सूजन आएगी, तो ये जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं बेसोफिल, ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में बहुत बार आ चुका है। और हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन सिक्रीट करते हैं बेसोफिल, ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में कई बार आ चुका है। इस्नोफिल जो कि 2 से 3% होते हैं, एनसीईआरटी में परसेंटेज दे रखी है तो कई बार पेपर में पूछी गई है। दे रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है, दे रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यानी एलर्जी में ये पढ़े हुए आपको मिलेंगे। तो किसी को सूखी खांसी बहुत तेज, आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसके इस्नोफिल्स बढ़े, इसका मतलब उसको किसी चीज़ से एलर्जी, कोई इन्फेक्शन नहीं है बॉडी में, ये सवाल भी आ चुका है। लिम्फोसाइट जो कि 20 से 25% होते हैं, ये सवाल भी पूछा जा चुका है, लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना होता है, 20 से 25%। आर ऑफ 2 मेजर टाइप, कौन कौन से होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं तो हमें प्रोवाइड करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट कई तरीके के सेल्स होते हैं जो कि हेल्पर टी सेल्स, साइटोसिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, जो कि हमें सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में जनरल बात लिखी हुई 11th के बच्चों के लिए कि बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। 12th में आप इसको हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी सी बात है प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। एनसीईआरटी में का नॉर्मल काउंट बता रखा है 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इसके अलावा ये बता रखा है प्लेटलेट्स आर सेलुलर फ्रैगमेंट, ये सेल नहीं है, सेल के टुकड़े हैं। और सेल कौन से सेल्स हैं, वो स्पेशल सेल्स है बोन मैरो के अंदर, जिन्हें बोला था मेगा कैरियोसाइट्स। फिर एनसीईआरटी में यही बताया हुआ है कि प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग के दौरान अपने अंदर कुछ खास सब्सटेंस निकालते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। दूसरी किताब में दे रखा है, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन और सेरोटोनिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा ताकि ब्लड लॉस कम से कम। इस बीच ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइफ स्पैन प्लेटलेट्स का 8 दिन होता है, पुराने पेपर में ऐसा सवाल आ चुका है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा जैसे कि डेंगू, उन समय प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रैगमेंट, ये सवाल है कॉम्पिटिशन में। प्लेटलेट्स आर सेल फ्रैगमेंट, सेल के टुकड़े हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट्स, ये सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका। प्लेटलेट्स किससे बनते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, इस पर भी सवाल आ चुका है। नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट इज 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ, 10th से आप सुनते आ रहे हैं कि प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, अगर ये काफ़ी कम हो जाए तो उससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हैं अगर डेंगू काफ़ी सीवियर हो जाता है तो उसमें पेटिशियल हेमरेजेस होने लगते विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप्स कई तरीके के होते हैं। इस क्लास में एनसीईआरटी में एबीओ सिस्टम पढ़ाया गया है। इसके अंदर बताया गया कि 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। जब आप ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ोगे तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। एक होता है एंटीजन, जिसे एग्लूटिनोजन भी बोला जाता है, और एक होता है एंटीबॉडी, जिसको एग्लूटिनिन भी बोला जाता है। एंटीजन के बारे में पहले से एक बात ये याद रखिए, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, आरबीसीज की सरफेस पर होते हैं। और एंटीबॉडीज के बारे में आपको याद होना चाहिए कि दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं आपको ब्लड ग्रुप्स दिखाऊं, तो जैसे कि 4 तरीके ब्लड, ये हमने ब्लड्स की स्लाइड दिखा रखी है, ए बी और ओ। थोड़ा समझा देता हूँ ताकि टॉपिक को आपको समझने में आसान हो। 4 तरीके ब्लड ग्रुप्स हैं, ये ए बी और ओ। मान लीजिए कि स्लाइड है और इसके ऊपर यहाँ पर ये आरबीसीज रखे हुए,
ये गोल गोल हमने दिखा रखे हैं आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी। ठीक है, ये पीछे वाला पोर्शन कहला रहा है प्लाज्मा। अब अगर ये कहा जाता है किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर ये कहा जाता है किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उसके आरबीसी पर ए एंटीजन होगा, तो ब्लड ग्रुप ए। अगर कहा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी पर बी एंटीजन होगा, बी एंटीजन। और कहा जा रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों ही एंटीजन मौजूद है, दोनों ही एंटीजन मौजूद हो। अगर कहा जा रहा है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन ऑन आरबीसी। ठीक है, अब जैसा एंटीजन आरबीसी पर होता है उसकी अपोजिट एंटीबॉडी मौजूद होती है प्लाज्मा, उसकी अपोजिट एंटीबॉडी मौजूद होती है प्लाज्मा में। इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आरबीसी पर ए एंटीजन है तो यहाँ पर एंटीबॉडी होगी बी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटी बी, यानी एंटीबॉडी बी मौजूद होगी प्लाज्मा में, एंटी बी। अगर बी एंटीजन है आरबीसी पर तो प्लाज्मा में एंटी ए होगा, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए। अगर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो फिर एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर ए है तो बी होता है, बी है तो ए होता है एंटीबॉडी, दोनों है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। तो फिर ए बी ब्लड ग्रुप में नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब यहाँ कोई एंटीजन ही नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप में आप देखोगे दोनों ही एंटीबॉडीज मौजूद हैं। यहाँ पर प्लाज्मा में एंटी ए भी आपको नजर आएगी और एंटीबॉडी बी भी यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, डोनर का एंटीजन रिएक्ट करता है रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन डोनर्स एंटीजन, डोनर का एंटीजन यानी उसके आरबीसी पर जो मौजूद, reacts with, donors antigen reacts with recipients antibody। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए ब्लड ग्रुप समझने के लिए। रिएक्ट्स विद रेसिपिएंट्स एंटीबॉडी, यहाँ इसका मतलब सिंपल सा कहने का ये है कि ए के सामने, ए एंटीजन के सामने ए एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, बी एंटीजन के सामने बी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीजन ए के सामने एंटीबॉडी ए आ जाएगी या एंटीजन बी के सामने एंटीबॉडी बी आ जाएगी तो ये गड़बड़ी हो जाएगी, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो सकती है, आरबीसी चिपक जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो गड़बड़ी कहाँ होती है, ए के सामने ए आ जाए, बी के सामने बी आ जाए। इसलिए नॉर्मली भी आप देख रहे हैं अल्लाह ताला ने ब्लड में अगर ए एंटीजन रखा है तो एंटीबॉडी बी रखी है, बी रखा है तो एंटीबॉडी ए है, दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, दोनों एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी मौजूद है। अब क्योंकि डोनर का एंटीजन रिएक्ट करता है, डोनर की क्या चीज रिएक्ट करती है, आप देखिए इधर ध्यान से, डोनर का क्या चीज रिएक्ट कर रही है, डोनर का एंटीजन रिएक्ट कर रहा है ना। अगर डोनर पे एंटीजन ही ना हो, जैसे कि आप देख रहे हैं ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन ही नहीं है तो कोई गड़बड़ी होने का चांस ही नहीं है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इधर आप देखिए रेसिपिएंट की एंटीबॉडी रिएक्ट करती है, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, अगर रेसिपिएंट पे कोई एंटीबॉडी ना हो तो ये तो और बढ़िया बात है। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, नहीं किसी को भी ब्लड ये दे सकता है। इसके अलावा आर एच एंटीजन भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर मौजूद है तो प्लस और नहीं तो माइनस आता है, हम आगे बात करेंगे। पहले थोड़ा सा जो सामने है उसके बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। कुछ एस्पेक्ट्स में ब्लड अपना डिफरेंट है लेकिन देखने में सबका एक ही जैसा लगता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन टू सच ग्रुपिंग एबीओ एंड आरएच। तो इस चैप्टर में आप एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और आरएच ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। आर वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहले हम बात करते हैं एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स, यानी कि केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स ऑन द आरबीसीज, नेमली ए एंड बी। Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies. Antibodies मतलब कि proteins, glycoproteins produced in response to antigens. The distribution of antigen antibody in the four groups of blood A, B, AB and O are given in table 18.1. 18.1 टेबल के अंदर दे रखा है, हम अभी टेबल भी देख लेते हैं साथ के साथ। जैसे कि ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो आरबीसी पर एंटीजन है, जैसे मैंने अभी डायग्राम आपको दिखाया था, है ना, आपने डायग्राम देखा था। अगर किसी का आरबीसी ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी पर ए एंटीजन है, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन है, ए बी है तो दोनों एंटीजन मौजूद है, ओ ब्लड ग्रुप तो कोई एंटीजन नहीं है ना।
एंटीबॉडीज अपोजिट होती हैं, अगर ए एंटीजन है आरबीसी पे तो एंटीबॉडी, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए, दोनों एंटीजन है कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी। वही वाली बात इन्होंने दिखा दी। अब कौन ब्लड किसको दे सकता है इन्होंने दिखाया। देखो अगर आप देखो तो ए ब्लड ग्रुप वाला है तो इसको ए तो डोनेट कर ही देगा, बी ब्लड ग्रुप को बी तो डोनेट कर ही देगा, है ना। लेकिन ओ क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है वो किसी को भी दे सकता है, ओ यूनिवर्सल डोनर है, ओ यूनिवर्सल डोनर है, तो किसी को भी दे देगा। ए भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो आप देख रहे हो सबका ब्लड ये ले सकता है ना। ये भी सवाल कॉम्पिटिशन पूछा जाता है। अब ओ का मामला ये कि उसके अंदर दोनों ही एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो फिर यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप ओ को दिया जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर वापस। ओ ब्लड ग्रुप का मामला ये है कि उसके पास दोनों ही एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो आप ए ब्लड ग्रुप देंगे तब भी ए के सामने आ जाएगा, बी ब्लड ग्रुप देंगे तब भी बी के सामने भी आ जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप देंगे तो दोनों ही एंटीजन दोनों ही एंटीबॉडी, इसे ओ वाले को बस ओ ब्लड ही दिया जा सकता है ना। आगे हम बात करते हैं। You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used, कोई सा भी ब्लड आप यूज नहीं करते हैं। The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion, blood matching की जाती है blood transfusion से पहले, to avoid severe problems of clumping यानी कि destruction of RBCs को रोकने के लिए। The donor's compatibility is also shown in the table 18.1, वो हमने बात कर ली है कि किस बातों को वो ध्यान रखते हैं। From the above mentioned table given, it is evident that blood group O can be donated to person with any of the blood group, hence O blood group individual are called universal donor। तो O blood group वालों क्या कहा था, universal donor, है ना। Persons with AB blood group can accept blood from persons with AB as well as other group, therefore AB blood group वालों को क्या कहा जाता है, universal recipient या universal accept। आसान, ठीक। नेक्स्ट RH ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। देखिए अभी जब हम बात कर रहे थे ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की, तो आपको बात मालूम था कि ए ब्लड ग्रुप में आरबीसी पर ए एंटीजन था तो एंटीबॉडी ए नहीं थी, अगर बी ब्लड ग्रुप था बी एंटीजन था तो बी एंटीबॉडी नहीं थी, यानी जो एंटीजन होता है वो वाली एंटीबॉडी तो होती नहीं, ठीक है। अब जैसे हम RH ब्लड ग्रुप की बात करें, जैसे सपोज किसी पर्सन का ब्लड और ये इसके आरबीसी, और मान लीजिए कि इसके ऊपर RH एंटीजन मौजूद है। अब जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी तो होती नहीं है, तो इसका मतलब ये अगर किसी बंदे के पास RH ब्लड ग्रुप या RH एंटीजन मौजूद है, इसका मतलब वहां पर RH एंटीबॉडी तो होगी नहीं। जैसे ए अगर एंटीजन था तो ए एंटीबॉडी नहीं थी, बी एंटीजन था तो बी एंटीबॉडी नहीं थी, तो RH एंटीबॉडी तो नहीं होगी अगर RH एंटीजन मौजूद है तो। लेकिन दूसरे कमाल की बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी के आरबीसी पर RH एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, तब भी RH एंटीबॉडी नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती। तो नेचुरल फॉर्म में अगर देखा जाए कि अगर ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी नहीं तो बी तो होती है, बी एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी नहीं होती, दोनों एंटीजन नहीं है जैसे ओ ब्लड ग्रुप में तो दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, ए बी ब्लड ग्रुप दोनों एंटीबॉडी नहीं होती, यानी कि अगर वो एंटीजन मौजूद है तो वो सेम एंटीबॉडी नहीं होती। तो अगर RH एंटीजन मौजूद है, अगर RH एंटीजन मौजूद है तो ये बात तो समझ में आती है कि RH एंटीबॉडी नहीं होगी। कमाल की बात यह है कि अगर RH एंटीजन नहीं है तब भी RH एंटीबॉडी नहीं होती। तो जिन बंदों के अंदर RH एंटीजन मौजूद होता है वो कहलाते हैं RH पॉजिटिव, जिनमें नहीं होता वो कहलाते हैं RH नेगेटिव। सबसे पहले ये एंटीजन रेसस मंकी, जिसका साइंटिफिक नेम मैकेकस रैकस है, उसमें देखा गया था, इसलिए इसको रेसस मंकी के नाम से RH फैक्टर बोला गया। लाइन आपको समझनी ये है कि RH पॉजिटिव इंडिविजुअल्स के अंदर जाहिर सी बात है RH एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन नेचुरली RH नेगेटिव बंदों के अंदर भी RH एंटीबॉडी नहीं होती। एक सर्वे से देखा गया 80% लोग इस दुनिया में RH पॉजिटिव है, केवल 20% लोग ही RH नेगेटिव है, तो ज्यादा दिक्कत RH नेगेटिव के लिए होती होगी। अब अगर किसी RH नेगेटिव बंदे के अंदर RH एंटीबॉडी पाई जा रही है तो इसका मतलब ये होगा, जैसे सपोज हुआ ये कि कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप था AB नेगेटिव, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसे ब्लड की जरूरत पड़ी, जो ब्लड उसे दिया गया मैचिंग सही से नहीं कराई गई, उसे AB पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया, ब्लड ग्रुप मैच कर लिया गया, RH एंटीजन मैच नहीं किया गया। तो RH नेगेटिव बंदे को अगर आप RH पॉजिटिव ब्लड दोगे पहली बार में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस RH एंटीजन के जाने की वजह से इसके ब्लड में RH एंटीबॉडीज बनने लगी सपोज 6 महीने के बाद इसका फिर से एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मेजर सर्जरी होती है और फिर से इस बंदे को अगेन RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया। अब क्योंकि पहले से इसके अंदर RH एंटीबॉडीज मौजूद थी पिछली बार के गड़बड़ ट्रांसफ्यूजन की वजह से, तो अब की बार इधर ये एंटीजन इसके अंदर जा रहा है और इधर ये एंटीबॉडीज मौजूद है, एंटीजन एंटीबॉडी का आमना सामना होगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। एक ऐसा ही केस देखा जाता है प्रेगनेंसी में कि अगर मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है और जो यूट्रस में बच्चा है वो RH पॉजिटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है, ऐसे में बच्चे को दिक्कत हो सकती है, उस दिक्कत को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस
या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न या जेनेटिक इनकॉम्पेटेबिलिटी। इसमें हुआ क्या होगा, जैसे कि सपोज एक लड़की की शादी हुई जिसका ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव था, उसकी शादी हुई एक ऐसे लड़के से जिसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव था सपोज, और इनका जो बेबी हुआ उसका ब्लड ग्रुप सपोज आर एच पॉजिटिव है। तो यही केस डिस्कस किया जा रहा था कि अगर मदर आर एच नेगेटिव है, बच्चा आर एच पॉजिटिव है, तो दिक्कत हो सकती है। पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मदर आर एच नेगेटिव थी, वहाँ पर कोई एंटीबॉडीज नहीं थी और बच्चा आर एच पॉजिटिव था। लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब बेबी बाहर आता है, उसके बाद फिर अम्बलाइकल कॉर्ड आती है, फिर प्लासेंटा 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर बाहर आ जाता है। तो अम्बलाइकल कॉर्ड यहाँ पर एब्डोमेन से थोड़ा सा आगे से कट कर दी जाती है, फिर वहाँ पे क्लैंप लगा दी जाती है। इस बीच जब अम्बलाइकल कॉर्ड कट की जाती है, उस दौरान मदर बच्चे का ब्लड में मिलने के चांसेस होते हैं, और फिर उस दौरान मदर और बच्चे के ब्लड का जब कांटेक्ट होगा तो फिर मदर क्योंकि आर एच नेगेटिव है, बच्चे का आर एच पॉजिटिव ब्लड जो उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर अगर सपोज 2-3 साल के बाद फिर से प्रेग्नेंट होती है, तो अब की बार मदर के अंदर सपोज फिर से बच्चा आर एच पॉजिटिव होता है, तो मदर क्योंकि आर एच नेगेटिव थी लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से उसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद थी, वो एंटीबॉडीज प्लाज्मा क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाएंगी इंट्रायूट्राइन लाइन में, जबकि बच्चे यूट्रस में है, और वो फीटल आरबीसीज को तोड़ने लगेंगे। जब आरबीसी टूटेंगे उसके अंदर हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा, आरबीसीज के टूटने की वजह से बच्चे को अनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा, बिलिवर्डिन बिलिरुबिन बनेंगे, बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट का लेवल बढ़ेगा तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा, तो बच्चा विल बी हाईली अनीमिक एंड जॉन्डिस्ड। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल इसका आया था। बच्चा हो सकता है कि यूट्रस में मर जाए, हो सकता है पैदा होने के बाद मर जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे ही पहला बच्चा डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप जैसे मदर आर एच नेगेटिव, बच्चा आर एच पॉजिटिव अगर पैदा होता है तो एंटी आर एच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन मदर को दे दिया जाता है, ताकि अगर वो जब नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो उसकी बॉडी में पहले से कोई एंटीबॉडीज मौजूद ना हो। देखते हैं एनसीईआरटी क्या। Another antigen, the RH antigen similar to the one present in rhesus monkey जिसका साइंटिफिक नेम मैकेकस rhesus है, ये भी सवाल आ चुका है, मैकेकस rhesus. Hence RH is also observed on the surface of RBC, ये भी RBC surface देखा जाता है, of majority nearly 80%। ये इन्होंने दुनिया का दे रखा होगा क्योंकि इंडिया के अंदर तकरीबन सर्वे से पता चलता है 97% लोग RH पॉजिटिव है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव, जिनके ऊपर आर एच एंटीजन मौजूद है, आरबीसी के ऊपर आर एच एंटीजन मौजूद है, एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट, वो कहलाते हैं आर एच नेगेटिव। An RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigen. Therefore, RH group should also be matched before transfusions. A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother, यानी कि मदर होगी आर एच नेगेटिव, एंड आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, और बच्चा हो आर एच पॉजिटिव। द आर एच एंटीजेंस ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेट बाय प्लासेंटा, क्योंकि प्लासेंटा दोनों सेपरेट होंगे। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, डिलीवरी के दौरान वो जो अम्बलाइकल कॉर्ड काटी जाती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। ठीक है, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगेंगी अगेंस्ट आर एच एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, 2-3 साल के बाद फिर से प्रेग्नेंट अगर वो होती है, द आर एच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। तो आर एच नेगेटिव मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज पिछली प्रेगनेंसी की वजह से बनी थी, वो फिर बच्चे की बॉडी में चली जाएंगी, डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसीज, बच्चे के आरबीसीज टूटने लगेंगे। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है, और कुड कॉज सीवियर अनीमिया, या उसको बहुत ज़्यादा सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगा। मैंने बताया था अनीमिया इसलिए आरबीसी टूटने लगेंगे, जॉन्डिस इस वजह से जब जब आरबीसी टूटते तो हीमोग्लोबिन भी टूटता है, हीमोग्लोबिन टूटेगा, बिलिवर्डिन बिलिरुबिन बनेंगे, बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट के बढ़ने की वजह से फिर जॉन्डिस होने लगेगा। इस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो सवाल पूछा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कब होगा, तो आप बोलेंगे मदर आर एच नेगेटिव और बच्चा आर एच पॉजिटिव। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज, एंटी आर एच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दे दिया जाता है टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। पहली डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा, बच्चा अगर पॉजिटिव पैदा होता है तो फिर मदर को आर एच एंटी आर एच एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, 2200-2300 रुपये का वो इंजेक्शन आता है, तो दे दिया था, जिससे कि मदर जब नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो, जो पहले आर एच एंटीबॉडीज बन चुकी है सबकी सब खत्म कर दी जाती। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इनका कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कोगुलेशन या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में एनसीईआरटी में बताया गया है कि ब्लड कोगुलेशन में प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी ब्लड का इसमें रोल है, दूसरा टिश्यू का भी रोल।
तो अगर हम देखें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, वो हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म मौजूद है। इस ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज आई हैं। जिस पर मानी जाने वाली थ्योरी मैकफार्लेन की थ्योरी है, जिसे कैस्केड थ्योरी बोला जाता है। कैस्केड का मतलब होता है सीरीज ऑफ एंजाइम्बलिंग रिएक्शंस। दरअसल जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ब्लड क्लॉटिंग 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले होता है कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। सबसे पहले फॉर्मेशन होता है ब्लड क्लॉटिंग के दौरान, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज को प्रोथ्रोम्बाइनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी बोला जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बाइनेज या फिर इसको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी कहा जाता है। ये थ्रोम्बोकाइनेज, ये प्रोथ्रोम्बाइनेज क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन नाम सुना है, ब्लड प्रोटीन है। तो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देगा इनटू थ्रोम्बिन। उसके बाद फिर क्या होता है, ये थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन ब्लड प्रोटीन, उसको चेंज कर देता है फिब्रिन। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। ठीक है। फिब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमें सपोज एक कट लग गया, इसके ऐसे ये स्किन के एजेस अलग अलग हो गई, तो दोनों एंड्स पर ये फिब्रिन थ्रेड क्या करेंगे, इस तरीके से आके एक जाल सा बना लेंगे और इसको बिल्कुल जैसे कि रफू होती है ऐसे इसको ढक देंगे। ये बिल्कुल चिपचिपे धागे होते हैं, इनके ऊपर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो डेड और डेस्ट्रॉयड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स यहाँ पर आगे चिपक जाएंगे। अब आपको मालूम है ब्लड के अंदर सबसे आरबीसी होते हैं, इसका कलर भी रेडिश ब्राउन कलर का आता है। बनने के बाद तकरीबन 15 मिनट से 30 मिनट के बाद इसमें से एक येलोइश फ्लूइड बाहर निकल के आता है, जिसे बोलते हैं सीरम। फिर सीरम के बारे में शुरू में बात हुई थी, सीरम इज ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है ना। अब ब्लड क्लॉटिंग दो तरीके से होती है, अगर टिश्यू को इंजरी होगी तो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, और अगर ब्लड वेसल को इंजरी होती है तो इंट्रिंसिक पाथवे। दोनों में कई सारे स्टेप्स हैं। एक जो क्लॉटिंग क्या आपको कहना चाहिए, जो क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में दूसरों को एक्टिव करता है, फिर वो दूसरे को एक्टिव करता है, एक सीरीज बन जाती है एंजाइम लिंक रिएक्शंस की, फाइनली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाता है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करता है थ्रोम्बिन में। इसके अलावा हेपेरिन जो एंटीकोगुलेंट है उसको भी इनएक्टिवेट कर देता है वो। और फिर क्या होता है कि फिब्रिनोजन चेंज हो जाता है फिब्रिन में। फिर यहाँ पर हर स्टेप पर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स का एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया, इसलिए मैं भी यहाँ पर नहीं बता रहा। और फाइनली ब्लड क्लॉट बन जाता है, फिर उसमें अंदर से येलोइश फ्लूइड बाहर निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं सीरम। ठीक है ना। इस दौरान ब्लड क्लॉट में कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनसीईआरटी ने ये बात भी बताई है। क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, ये बात भी एनसीईआरटी बताई गई। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. आपके जख्म लगातार ब्लीड नहीं करते हैं। Usually the blood stops flowing after some time. थोड़ी देर के बाद ब्लड रुक जाता है। Do you know why? ऐसा क्यों होता है? Blood exhibits coagulation और clotting in response to injury और trauma, क्योंकि ब्लड में क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है इन रेस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। You would have observed a dark reddish brown scum, बात की इन्होंने ब्लड क्लॉट की, a dark reddish brown scum formed at the site of cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of the network of thread called fibrin. Mainly किससे बना होता है वो, फिब्रिन से बना होता है। In which the dead and damaged formed elements of blood are trapped, जिसके ऊपर dead RBCs, WBC platelets आकर चिपक जाते हैं। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin। वो यही कहानी को उल्टा करके बताया इन्होंने। देखो एक्चुअल में हुआ ये कि चाहे इंजरी हो ब्लड वेसल को, अगर इंजर्ड ब्लड वेसल होगी या फिर टिश्यू इंजरी हो, टिश्यू इंजरी, दोनों ही केसेस में ब्लड वेसल को इंजरी होगी तो प्लेटलेट्स अपने अंदर से निकालते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, और यहाँ पर इंजर्ड टिश्यू अपने अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट निकालते हैं। दोनों में ही सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं और अल्टीमेटली बन जाता है थ्रोम्बोकाइनेज, जिसे प्रोथ्रोम्बाइनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोला था। थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बाइनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाता है। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करता है ये थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। ठीक है। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फिब्रिनोजन को चेंज करता है, फिब्रिन, फिब्रिनोजन को चेंज करता है फिब्रिन। ठीक है। यही बात एनसीईआरटी में बताई गई है।
फिब्रिन्स आर फाउंड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन ने क्या किया, फिब्रिनोजन को एक्टिव फॉर्म फिब्रिन में चेंज कर दिया। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फाउंड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। बताया थ्रोम्बिन किससे बनता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन इससे। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन चेंज करने के लिए जरूरत है थ्रोम्बोकाइनेज की। This complex is formed by a series of linked enzymatic reactions, cascade process. इसलिए जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी उसका नाम ही है कैस्केड थ्योरी, क्योंकि ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है थ्रोम्बोकाइनेज ये लिंक्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस के जरिए बनता है, इसके लिए लफ्ज़ आता है कैस्केड। नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट, बात हम कर चुके हैं। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स, ये वाली बात इन्होंने एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में बताई है। इंजरी और ट्रॉमा होता है प्लेटलेट्स को, तो क्या होता है, इन द ब्लड रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, मतलब वही क्लॉटिंग फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यूज, इन्होंने ये भी बहुत हल्के से बताई, आप फर्स्ट प्रॉफ में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स अगर ब्लड वैसे इंजर्ड होती है तो उससे निकलते हैं कुछ फैक्टर्स, और टिश्यू इंजर्ड होता है तो उससे भी निकलते हैं कुछ फैक्टर्स, जो कि फाइनली थ्रोम्बोकाइनेज बना लेते हैं, और फिर वो प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करता है थ्रोम्बिन में, फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को चेंज करता है फिब्रिन। Initiate factors initiate coagulation. Calcium ions play a very important role in the blood clotting. ये बात भी एनसीईआरटी में बताई गई है, पुराने पेपर में इससे भी सवाल आ चुका है। नेक्स्ट, अब ब्लड के बाद इन्होंने दूसरे टिश्यू फ्लूइड की बात की है, लिम्फ की। लिम्फ के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया, जैसे कि अभी बात जानते हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर फाइनली ब्लड में जाता है। तो इन सेल्स से जब चीज़ें ब्लड में जाती हैं तो पहले वो सेल्स के जो बीच में स्पेस होता है वहाँ जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो वहाँ जो ये फ्लूइड पहुँचता है उसी को ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ कहा जाता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपको पता है कि लीवर में प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं, है ना, हमने बात की थी डाइजेशन चैप्टर में, फिर वो ब्लड में चले जाते हैं, तो वो लिम्फ के जरिए जाते हैं, इसलिए लिम्फ को मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लिम्फ को मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में पूछा गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्सेस फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो वापस ब्लड में ले जाने का काम भी लिम्फ का ही है। इसके अलावा आपने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा था कि जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म काइलोमाइक्रोन, तो लिम्फ वैसे लैक्टिल के जरिए ही होता है। एनसीईआरटी में ये भी बताया गया है कि न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। अब लिम्फ और ब्लड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लिम्फ में दो तीन बातें आपको याद रखनी, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते इसलिए कलरलेस है, इनमें प्लेटलेट्स भी नहीं होते, प्लेटलेट्स भी इनके अंदर नहीं होते। हाँ, इनके अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और डब्ल्यूबीसीज में भी इनमें मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसलिए इनका नाम है लिम्फ। अब लिम्फोसाइट्स अगर हैं तो बी और टी लिम्फोसाइट दोनों ही होंगे, तो फिर ये हमें सेलुलर इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों ही प्रोवाइड करेंगे। इनके अंदर ब्लड प्रोटीन्स भी होते हैं। ब्लड प्रोटीन्स, हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन्स या ब्लड वाले जो प्रोटीन्स हैं, मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन है जब वो ब्लड में पहुंच जाते हैं तो ब्लड प्रोटीन कहलाते हैं, वही एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, तो बनते तो लीवर में, फिर वो जाते हैं इधर ब्लड में, तो वाया लिम्फ के जरिए जाते हैं। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये लिम्फ में ही मौजूद होते हैं, कंपैरेटिवली ब्लड से कम होते हैं, इधर भी लिम्फ में लेकिन मौजूद होते हैं। आरबीसी प्लेटलेट इधर नहीं होते। एक बात और, जैसे कि आपने पढ़ा था जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट है 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, लिम्फ के अंदर जो लिम्फोसाइट काउंट है वो 1000 से 2000, हायर बुक्स में लिखा हुआ 1000 से 2000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। मैं ये बात यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा था कि यहाँ से आप ये भी सीख जाएंगे कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं लिम्फ के अंदर वो ब्लड के कंपैरिजन में कम है ना, वहाँ 6000 से 8000 थे, यहाँ 1000 से 2000। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा। As the blood passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water-soluble substances move out into the spaces between the cells of the tissues, leaving large proteins and most of the formed element in the blood vessels. तो जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज तो आप जानते हैं परमिएबल एंडोथेलियम से बनी होती हैं, तो फिर थोड़ा बहुत वाटर और मैनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं कैपिलरीज से, और लार्जर ब्लड प्रोटीन्स को अंदर छोड़ देते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, मतलब वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को। डब्ल्यूबीसी थोड़ा जाते हैं, डब्ल्यूबीसी तो अपनी शेप चेंज करके भी एंटर कर जाते हैं ना डायपाइडेसिस के जरिए। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट, ये जो कैपिलरीज से फ्लूइड बाहर आया यही कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर इसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। कॉम्पिटिशन सब सवाल आ चुके हैं। लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है। एंड लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है कि लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा कंपोजिशन है मिनरल्स का वही लिम्फ का है।
exchange of nutrients gases between the blood and the cells always occur through this fluid. तो जो nutrients का gases का exchange होता है blood और cells के बीच में, वो पहले चीजें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यानी लिम्फ में ही आती हैं. एन एलाबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स. आप इस तरीके से कह सकते हैं वो फ्लूइड जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो होता है वो कहलाता है लिम्फ. रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्लूइड का लिम्फ के जरिए होता है, यानी अगर एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस में तो वापस उसको ब्लड में यानी वेन्स के जरिए पहुंचा दिया जाता है. द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ. लिम्फ इज द कलरलेस क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता. फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स which are responsible for the immune response. कि लिम्फोसाइट होंगे तो बी और टी लिम्फोसाइट दोनों ही होंगे, एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यूनिटी मिलेगी, सेलुलर इम्यूनिटी भी मिलेगी. लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स. ये लाइन एनसीईआरटी में है तो इससे एक स्टेटमेंट पर सवाल आ सकता है कि स्टेटमेंट सही है नहीं. आपको ये लाइन याद रखनी है कि लिम्फ इज इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स. जब थाइमस ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, वो इधर लिम्फ के जरिए होता हुआ जाता है. जैसे तो ज़्यादातर हार्मोन सीधे ब्लड में ही जाते हैं लेकिन कुछ लिम्फ में भी जाते हैं. फैट्स आर एब्जॉर्ब, ये डाइजेशन चैप्टर में आपने सुनी थी, थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टील्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. ये वही बात हो रही जब आपने सुना था कि काइलोमाइक्रॉन्स की शक्ल में, काइलोमाइक्रॉन्स की शक्ल में, माइक्रॉन्स की शक्ल में फैट का एब्जॉर्प्शन होता है लिम्फ एसिड लैक्टील के अंदर. वही बात इन्होंने यहाँ पर बताई. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे. जो ब्लड का फ्लो होता है वो दो तरीके से होता है या उसी हिसाब से सर्कुलेशन हो जाता है. एक कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक कहलाता है क्लोज सर्कुलेटरी. अपन लोगों का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो अगर ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, हार्ट से निकलने के बाद ब्लड ब्लड वेसल में ही रहता है तो ये कहलाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. और ब्लड हार्ट से निकलने के बाद ब्लड वेसल से होता हुआ ओपन बॉडी कैविटी या साइनसेस में आ जाता है तो कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसे कि सपोज आपने ये बात देखी हुई है, मच्छर अगर ब्लड पी लेता है तो फिर वो लाल लाल नजर आता है तो इसका मतलब उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है, आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एनिलीड्स और कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स. देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है. द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज. फिर आगे में बताया है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क. सवाल कॉम्पिटिशन पूछा जा सकता है एनसीईआरटी से. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में. इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनस. तो हार्ट से निकलने के बाद अगर ब्लड बॉडी कैविटी या साइनसेस में आ जाता है तो ये कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. फिर आगे इन्होंने बताया कि एनिलीड्स एंड कॉर्डेट्स, एनिलीड्स एंड कॉर्डेट, कॉर्डेट हम लोग भी आ गए, हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें कि ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होगा. दिस पैटर्न इज कंसीडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रेसाइजली रेगुलेटेड. तो इसमें एक लाइन एनसीईआरटी से पूछी जा सकती है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है? जाहिर सी बात है हम लोग सबसे अशरफ हैं, सबसे अफजल हैं, तो हमारी हर चीज़ बाकी लोअर ऑर्गन से बेहतर है. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कंपैरिजन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा एडवांटेजियस है. क्यों? As the flow of fluid can be more precisely regulated. तो फ्लूइड का फ्लो अच्छे से इसमें हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है कि किसमें कितने चैम्बर का हार्ट होता है. छोटी सी बात आप पहले ही समझ लें, जैसे कि फिशेस हैं, इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब उसमें एक ऑरिकल यानी कि एक एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है. ब्लड हार्ट में आता है, बाहर निकल जाता है, इसलिए आप ये भी याद रख सकते हैं कि फिशेस के अंदर पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन. फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है. ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका. इसका एक पॉइंट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि सपोज ये फिशेस का हार्ट है, मान लीजिए इसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं सपोज फिशेस के, और मान लीजिए कि ये उसके गिल्स. ठीक है, अब होता क्या है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को आएगा. हार्ट को कैसा ब्लड मिलेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट से बाहर निकल आए, जबकि हमारे में ऐसा नहीं होता. हमारे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बाद में ऑक्सीजन बन के ब्लड में आता है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट में आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट से बाहर निकला, फिर ये गिल्स में जाएगा, वहाँ ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर गिल्स से बॉडी पार्ट्स में पहुंचा,
बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को गया। तो इधर फिशेस के केस में आप देख रहे हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट को मिल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट से बाहर निकल रहा है। जिस तरीके से वेन्स पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ऐसा हार्ट में यहाँ पर, इसलिए फिशेस के हार्ट को बोला जाता है वेनस हार्ट। फिशेस के हार्ट को बोला जाता है वेनस हार्ट। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है, याद होना चाहिए। फिशेस के बाद है फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी सारे रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में आपको याद रखना है कि इनमें 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट में इनमें मौजूद होता है 2 एट्रियम यानी 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, 1 वेंट्रिकल। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे हमारे तो 4 होते हैं, इनके ऊपर ये 2 होंगे और नीचे एक सिंगल होगा। यहाँ पर ये एओर्टा जिसके जरिए ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाएगा। तो जैसा हमारा वाला केस होता है इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऐसा इनका भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जैसे में एम्फीबियंस भी हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो सकता है कि लंग्स से आ रहा हो या फिर गिल्स से आ रहा हो या फिर स्किन से। एनसीईआरटी में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इधर। इधर हमारा राइट हैंड है तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट एट्रियम, है ना। इधर हमारा लेफ्ट हैंड हम लिखेंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता होगा हमारी तरह। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर सिंगल वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाते हैं, फिर एओर्टा से मिक्स्ड ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ही हमारे टाइप का सर्कुलेशन, थोड़ा इनका अपना। तो ये जो मिक्स ब्लड इधर वेंट्रिकल से निकल रहा है, इसलिए बोला जाता है कि एम्फीबियंस के अंदर पाया जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये सवाल भी याद रखना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है ना, किस में पाया जाता है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल को छोड़कर। फिर बचे कौन, एक तो क्रोकोडाइल बचा एक्सेप्शन में, इसमें गैवेलिस एलिगेटर दोनों ही आ गए। और फिर बची बर्ड्स और मैमल्स। ये बात आपने तो अपने 10th में ही सुन रखा था कि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स का 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इस 4 चैम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रियम यानी कि 2 ऑरिकल होंगे। इधर 11th क्लास में ऑरिकल एट्रियम को एक ही बोल देंगे, और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, मैं इधर दिखा देता हूँ। सपोज ये हमारा हार्ट है, इसमें ऊपर ये 2 चैम्बर है एट्रियम और ये नीचे 2 चैम्बर है वेंट्रिकल, के बीच में सेप्टम है। इधर ये हमारा राइट हैंड है तो हम लिखेंगे इधर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर लिखेंगे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इधर ये होगा ट्राइकस्पिड वॉल, इधर बाइकस्पिड। पूरी बॉडी डीऑक्सीजन ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, फिर वो ट्राइकस्पिड वॉल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक और फिर पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए चला जाएगा वो लंग्स में। लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 पल्मोनरी वेन से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए डिफरेंट बॉडी पार्ट को ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है ना, तो इधर डिफरेंट बॉडी पार्ट से आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इधर के पूरे हार्ट में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इधर पूरे हार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, आधे हार्ट में ऑक्सीजन ब्लड रहता है, आधे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो हार्ट और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में एओर्टा के जरिए जो बीच में कनेक्शन है, हार्ट और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में जो कनेक्शन बना, ये कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसके इस बीच में देखा जा रहा है, हार्ट एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में। ठीक है ना, एसिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है लंग्स और हार्ट के बीच में, है ना। लंग्स से ब्लड निकल कर ये दोबारा पल्मोनरी वेन से हार्ट में चला गया। तो हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन ही कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है ना, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके इस बीच में देखा जाता है, आप बोले पल्मोनरी सर्कुलेशन देखा जाता है हार्ट और लंग्स के बीच। इसलिए बोला जाता है कि हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है। जितने भी 4 चैम्बर वाले हैं इनके अंदर क्या मौजूद होता है, डबल सर्कुलेशन। ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। ऑल वर्टिब्रेट्स possess a muscular chambered heart, fishes have a 2 chambered heart। आ गई वाली बात, फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये बात आपको याद रखें। फिशेस हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट विद एन एट्रियम, उसमें एक एट्रियम है या ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल को छोड़कर, हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। इन्होंने ये बात भी यहाँ बता दी, विद 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। एनसीईआरटी में तो एट्रिया लफ्ज आया है, पुराने पेपर में मैंने ऑरिकल लफ्ज भी देखा, इसलिए मैं इधर ऑरिकल से समझा दिया। वैसा फर्स्ट प्रूफ में देखेंगे ऑरिकल और एट्रियम में फ़र्क है। इधर 11th 12th की किताबों में ऑरिकल एट्रियम में एक ही सेंस में इस्तेमाल हुआ। वेयर एज क्रोकोडाइल्स
birds or mammals. Crocodile, birds or mammals possess a four chambered heart with two atria, यानी कि दो एट्रियम होंगे, उसमें दो वेंट्रिकल्स. इन फिशेज द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिशेज में आपने देखा था नीचे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बाहर निकला था, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, जो कि ऑक्सीजनेट हुआ गिल्स में, एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट. इसलिए सिंगल सर्कुलेशन की बात आई थी, मैंने आपको पहले बता दिया. तो इसका मतलब आपने यहाँ पर ये बात सीखी है कि जो फिशेज होती हैं उनके अंदर पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन. इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल को छोड़कर, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ नीचे बताया था लेफ्ट एट्रियम हमारे राइट हैंड की तरफ लेफ्ट एट्रियम है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स और स्किन, क्योंकि यहाँ पर एम्फीबियंस भी है तो तीनों नाम आप बोल देंगे. एंड द राइट एट्रियम उधर डीऑक्सीजन ब्लड आया होगा डिफरेंट बॉडी पार्ट से. However, they get mixed up in the single ventricle. नीचे एक वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स हो गया, which pumps out mixed blood. इसलिए बोला जाता है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है. एंड बर्ड्स एंड मैमल्स और क्रोकोडाइल भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम रेस्पेक्टिवली. आप देख रहे हैं कि इधर लेफ्ट एट्रियम में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Passes on to the ventricles of the same side. The ventricles pumped it out without any mixing. आपस में मिक्स नहीं होता ब्लड. दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन. हैंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन. इसलिए बोला जाता है कि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स का डबल सर्कुलेशन. लेट अस स्टडी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा हार्ट के बारे में बातों को समझ लेना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बात मालूम है कि हमारे हार्ट में चार चैम्बर हैं. मैं यहाँ दिखा देता हूँ. चार चैम्बर हैं, ऊपर वाले दोनों एट्रियम है. ये मान लीजिए कि इधर की तरफ ये राइट, ये हमारा राइट हैंड है तो इधर हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, है ना. इधर ही हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर ही हो जाएगा राइट एट्रियम और इधर ही हो जाएगा राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक वॉल्व होगा जिसमें कि तीन कस्प होंगे, तीन दरवाजे होंगे. इसलिए बोला जाता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना. ऐसे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है जिसमें कि दो दरवाजे होते हैं, दो कस्प होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व को माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, ठीक है ना. सबसे पहले ब्लड इधर आएगा राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ कहाँ से? सुपीरियर वेना कावा से. ये वेना कावा ने लिख रखा है. ये ऊपर से हेड, नेक और अपर लिम्ब से ब्लड लेकर आ रहा है, ये है सुपीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा. नीचे का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि लोअर लिम्ब एब्डोमेन से आएगा इससे, यानी कि इन्फीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से, ठीक है, राइट एट्रियम में. इधर ये ओपनिंग इन्होंने और दिखा रखी है, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है, जो खुद अपना हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, किससे आएगा? कोरोनरी साइनस, ठीक है. अच्छा, ब्लड गया वेंट्रिकल में. इधर इन दरवाज़ों को खोलने के लिए अल्लाह ताला ने वेंट्रिकल्स में ये मसल्स रखी हुई, ये कहलाती हैं पेपिलरी मसल्स. आप देख रहे हो इधर तीन कस्प में, तो इधर तीन पेपिलरी मसल्स, थ्री पेपिलरी मसल्स. सवाल पूछा जाता है पेपिलरी मसल्स कहाँ मौजूद होते हैं, आप बोलेंगे वेंट्रिकल्स में. थ्री पेपिलरी मसल्स किधर होंगी? जिधर की तीन कस्प थे, यानी कि राइट वेंट्रिकल में होंगी तीन पेपिलरी मसल्स. इधर आप देख रहे हो दो ही कस्प में, तो यहाँ पर आपको दो ही पेपिलरी मसल्स नजर आ रही. तो टू पेपिलरी मसल्स हमें कहाँ नजर आएंगी? टू पेपिलरी मसल्स हमें कहाँ नजर आएंगी? तो आप बोलोगे जिधर बाइकस्पिड वॉल्व होगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना. इधर से फिर ब्लड निकलेगा पल्मोनरी ट्रंक से, फिर वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज. फिर लंग्स में जाएगा ब्लड, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लौट कर आएगा फोर पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में, बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. फिर वो एओर्टा के जरिए पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. एओर्टा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की, ये बात आप जानते हैं, ठीक है. इधर यहाँ पे येलो कलर से इन्होंने नोडल टिश्यू को दिखाया हुआ है, जैसे कि ऐसे नोड है, मैं आगे इसको अलग से बता दूंगा. फिर ये भी नोड है, फिर ये भी बंडल है, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल है, फिर उसके बाद ही पुरकिंजे फाइबर्स. हम आगे इसके बारे में बात कर लेंगे. मैंने एक और सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है जिससे कि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूँ. ब्लड सबसे पहले आता है राइट एट्रियम में, किससे? सुपीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से, हेड, नेक और अपर लिम्ब. नीचे का लोअर लिम्ब एब्डोमेन से जो डीऑक्सीजन ब्लड आता है, किससे आता है? इन्फीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से, वेना कावा से, ठीक है ना. और खुद हार्ट का अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है? कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, ठीक है ना.
अच्छा, ये कैसा ब्लड होगा? इधर डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहा, तो ये होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से चला गया राइट वेंट्रिकल में। इधर देख रहे हैं आप 3 कस्प हैं, तो उधर आपको इधर ये 3 पैपिलरी मसल्स नजर आ रही हैं, और ये पैपिलरी मसल्स जुड़ी होती हैं कस्प से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाते हैं कॉर्डी टेंडनी। एनसीईआरटी में दे रखा है, कहलाते हैं कॉर्डी टेंडनी। मैं दिखा दूं आपको, एनसीईआरटी में नाम दे रखा था इन्होंने, ये रखा हुआ कॉर्डी टेंडनी। ये वो थ्रेड लाइक टेंडन्स हैं जो कि पैपिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कस्प को खोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर फिर ये नज़र आ रहा है हमें पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक फिर डिवाइड हो गया आगे जाके राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में, और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड चला गया लंग्स। लंग्स में जाने के बाद ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस आएगा हमारे हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में वाया 4 पल्मोनरी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स। अब क्योंकि ये लंग से ब्लड आया है तो इधर ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेट, ठीक है ना। इधर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, नीचे भी यही सेम ब्लड उतर आया था, तो इधर राइट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा होगा? आप बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे 2 कस्प हैं इसलिए इसे बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे डायग्राम में दिखा भी रखा है। कस ये मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन से बने होते हैं, ये कहलाता है बाइकस्पिड वॉल्व। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बाइकस्पिड वॉल्व को माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। इधर इसमें 3 कस्प में, तो ये कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 2 कस्प में, तो इधर 2 पैपिलरी मसल्स आपको नजर आ रही हैं। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, परमानेंट सर्कुलेशन पहले भी सुन चुके हैं। यहाँ पे एक बात मुझे और बतानी थी कि इधर दोनों एट्रियम के बीच में एक पार्टीशन है, ये कहलाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। एनसीईआरटी ने बताया गया थिन मस्कुलर पार्टीशन है इंटर एट्रियल सेप्टम, थिन मस्कुलर पार्टीशन है, थिन मस्कुलर पार्टीशन एनसीईआरटी में ऐसे लिखो। फिर एनसीईआरटी में लिखो वेंट्रिकल्स के बीच में पार्टीशन थोड़ा सा मोटा है, वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए से बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा होता है? थिक मस्कुलर, मसल से बना हुआ लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है, थिक मस्कुलर, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम मौजूद है, एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम मौजूद है, इसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन पुराने पेपर में पूछा गया है कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक गड्ढा होता है, इसे बोला जाता है फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस। ये दरअसल जब इंटरयूट्राइन लाइफ में बच्चा जब माँ के यूट्रस में होता है उस दौरान एक ओपनिंग होती है जो दोनों एट्रियम को मिलाती है, उसे बोला जाता है फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल। इस पर भी सवाल आ चुका है। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है फोरामेन ओवेल, डिलीवरी से पहले भर जाता है, गड्ढा रह जाता है, कहलाता है फिर फोसा ओवेलिस। इधर एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि वेंट्रिकल्स की दीवारें एट्रियम की दीवारों ज़्यादा मोटी होती हैं और थिकेस्ट वॉल पाई जाती है। ये सवाल पुराने पेपर में आ चुका है, थिकेस्ट वॉल कहाँ पाई जाती है? तो आप बोलेंगे थिकेस्ट वॉल पाई जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। इधर मैंने ये भी दिखा रखा था डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस जब बच्चा यूट्रस में होता है उस दौरान आर्टेरियोसस, पल्मोनरी ट्रंक एओर्टा भी आपस में जुड़ा होता है डक्टस आर्टेरियोस, बाद में ये भर जाता है, ये लिगामेंट में चेंज हो जाता है, उस लिगामेंट को बोला जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। एनसीईआरटी थोड़ा सा बाहर चले गए, आर्टेरियोसम, और इंटरयूटाइन लाइफ में क्या रहता है? डक्टस आर्टेरियोस, ठीक है ना। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैं कलर लेता हूँ रेड, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें होता है हार्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? हार्ट, इसमें नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स और ब्लड। तो एक सवाल एनसीईआरटी में यहाँ से बन सकता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है? तो आप बोलेंगे हार्ट, ब्लड वेसल्स और तीसरा ब्लड, है ना, द फ्लूइड विच इज सर्कुलेट। फिर उन्होंने थोड़ा सा हार्ट के बारे में बताया, पता है हार्ट इज मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन। तो जब आप 12th क्लास में एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे
तो वहाँ पढ़ेंगे हम सब लोग ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है, 3 लेयर से बने हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। उसमें आपको हर लेयर के सवाल याद करने होंगे, कौन सी लेयर से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट बना है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बना है, ऐसे एक सवाल आप याद करोगे हमारा जो हार्ट है वो मेसोडर्म से बना हुआ है। तो हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, जो कि सिचुएटेड होता है लेफ्ट थोरेसिक कैविटी में, जिसका साइज है वो बंद घूसे के बराबर क्लेंच फिस्ट की तरह होता है। इसका अपेक्स फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, हल्का से टिल्टेड होता है, यही बताया इन्होंने। इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में मौजूद है। आपने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में सुना था, उस जगह को मीडियस्टर्नम कहते हैं जहाँ हार्ट मौजूद होता है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ द क्लेंच फिस्ट, एक बंद घूसे के बराबर इसका साइज होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, हार्ट के चारों दो पतली पतली मेम्ब्रेन होती है जिन्हें बोला था पेरिकार्डियम। बाहर वाली कहलाती है पैरेटल पेरिकार्डियम, अंदर वाली कहलाती है विसरल पेरिकार्डियम। इनके बीच में फ्लूइड होता है जो कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है। अवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, आप ये बात 10th से जानते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से? 2 छोटे चैम्बर होते हैं ऊपर के, कहलाते हैं एट्रियम, और 2 नीचे के बड़े चैम्बर होते हैं, कहलाते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। अ थिन, पतला सा मस्कुलर वॉल जिसे बोला था इंटर एट्रियल सेप्टम, मैंने बताया था डायग्राम में, सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट एट्रियम को। वेरस थिक वॉल्ड मस्कुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मौजूद होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के। आगे ये बताया इन्होंने कि एट्रियम और वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड और ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी मौजूद होता है। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. इन सेप्टा के बीच में एक ओपनिंग भी होती है जिससे कि दोनों साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट हो सकें। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है उस पर वॉल्व होते हैं जो कि 3 मस्कुलर फ्लैप से बने होते हैं, कस्प से बने होते हैं, यानी इसको बोला जाता है फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। Whereas the bicuspid valve or the mitral valve guards the opening between the left atrium and the left ventricle, ठीक है, ये बात आप 10th से जानते हैं। The opening of the right and left ventricle into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with semilunar valve। तो इन्होंने ये बताया है कि हमारे हार्ट में जो बाहर जब ब्लड निकलता है उधर लंग्स की तरफ तो पल्मोनरी ट्रंक से निकलता है और द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए एओर्टा से निकलता है। इनके ऊपर ही वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक पर होता है पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टा पर होता है एओर्टिक वॉल्व। इन दोनों वॉल्व को, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व को, सेमिलुनर वॉल्व भी कहा जाता है। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जो हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो करवाते हैं, यानी बैक फ्लो नहीं हो पाएगा ब्लड का। दैट इज फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स और फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, बैक फ्लो नहीं हो पाता ब्लड। These valves prevent any backward flow, ठीक है ना। The entire heart is made up of cardiac muscles। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट के बारे में बताया है। इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूँ, चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। जैसे कि हमारा हार्ट है, आपने उसका जनरल चीज़ें तो समझ ली, कुछ और बातें समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारे हार्ट के अंदर कार्डियक मसल फाइबर के अलावा कुछ और स्पेशल मसल फाइबर्स को रखा है जिसे बोला जाता है नोडल टिश्यू। क्या बोला जाता है? नोडल टिश्यू। इस नोडल टिश्यू के कई सारे नाम हैं जो कि इधर सुपियर वेना कावा के पास मौजूद है, ये आपका इधर लेफ्ट हैंड है तो ये होगा राइट एट्रियम, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, इधर होगा ये लेफ्ट एट्रियम और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम में सुपियर वेना कावा के पास ये नोडल टिश्यू मौजूद है, इसे बोला जाता है एसए नोड। एसए नोड को साइनो एट्रियल नोड भी बोला जाता है, साइनो एट्रियल नोड, है ना। और ये कहलाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। ये दूसरा नोडल टिश्यू मौजूद है इधर इंटरएट्रियल सेप्टम में ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास, ये कहलाता है एवी नोड। ये पहला था इधर एसए नोड, दूसरा एवी नोड। एवी नोड को एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी बोला जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, एवी नोड, इसको पेस सेटर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है, पेस सेटर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो फिर आगे एक और नोडल टिश्यू कहलाता है एवी बंडल, एनसीईआरटी में नाम इसका एवी बंडल दिया हुआ है, ठीक है ना। एवी बंडल के बाद फिर आगे एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं ये और 2 नोडल टिश्यू पतले पतले नज़र आ रहे हैं पूरे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ये कहलाते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल,
फिर ये राइट और लेफ्ट बंडल आगे जाके पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल में फैल गए हैं, ये कहलाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है ना। एनसीईआरटी में यही बताया गया है कि जो राइट एंड लेफ्ट बंडल हैं और पुरकिंजे फाइबर्स हैं, इनको मिला के बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। एनसीईआरटी में ऐसे ही समझाया गया, बंडल ऑफ हिस। फिर उन्होंने बताया कि जो हमारी हार्ट बीट है, ह्यूमन बींग की जो हार्ट बीट है वो मायोजेनिक होती है। मायोजेनिक कहने से मतलब ये है खुद हार्ट मसल हार्ट बीट जनरेट करता है। जैसे कि जो हमारा एसए नोड है वो इम्पल्स जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 70 से 75 टाइम्स पर मिनट। इसलिए जो हमारी एवरेज हार्ट बीट मानी जाती है, एवरेज ले जाता है 72 टाइम्स पर मिनट। तो जिस हिसाब से एसए नोड धड़कता है उसी हिसाब से हमारी हार्ट बीट बन जाती है। जब एसए नोड इम्पल्स जनरेट करता है तो पूरे एट्रियम में फैल जाती है। मैंने यहाँ एरो बना के दिखा भी रखा है, पूरे एट्रियम में फैल जाती है। तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्टैक्ट करेंगे किसकी वजह से? एसए नोड की, ठीक है ना। फिर इम्पल्स एसए नोड से एवी नोड जाती है, एवी नोड से एवी बंडल, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल, फिर पुरकिंजे फाइबर्स, और फिर दोनों वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करते हैं। तो एसए नोड से दोनों एट्रियम कॉन्टैक्ट करते हैं, एवी नोड से दोनों वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करते हैं। एक आंसर आपको ये भी याद करना, ठीक है ना। समझ में आ रही इतनी बात? तो ये एसए नोड, एवी बंडल, राइट हैंड बंडल, पुरकिंजे फाइबर, ये सब के सब क्या नोडल टिश्यू, और इनके अंदर ये प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने रखी है कि खुद ब खुद इंपल्स जनरेट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपल्स जनरेट करता है एसए नोड। तो इसका मतलब जो हमारी हार्ट बीट है वो एसए नोड की वजह से बन रही है, इसलिए एसए नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। अगर किसी भी वजह से एसए नोड काम नहीं करता तो हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। हार्ट बीट हमारी इरेगुलर, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर हार्ट बीट को एरिथमिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एरिथमिया। तो जब तक फिर पेसमेकर लगाना पड़ेगा, है ना। जब तक पेसमेकर नहीं लगता है तब तक ये एवी नोड काम करता रहता है, हार्ट बीट को मेंटेन करता है। वो ऐसे नोड की तरह तो नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेता है, आदमी की ज़िंदगी तो चलती रहे। इसलिए जब ऐसे नोड गड़बड़ी करता है तो वहाँ पर एवी नोड इसको संभालता है, इसलिए एवी नोड को पेस सेटर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। ऐसे नोड को क्या बोला था? पेस मेकर ऑफ हार्ट। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, यानी कि हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करता है। तो ये इनिशिएट और मेंटेन करता है हार्ट बीट को। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इनिशिएट करता है। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसे नोड को क्यों कहा जाता है पेसमेकर ऑफ हार्ट, तो आपको आंसर लगाना है क्योंकि इनिशिएट और मेंटेन करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, यानी हार्ट बीट को बनाता है और मेंटेन रखता है। एक आंसर लगाना तो आप बोलेंगे इनिशिएट करता है हार्ट बीट को। मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा हो। द एंटायर हार्ट, रेड कलर ले लेते हैं दोबारा से। The entire head is made up of cardiac muscle. The wall of the ventricles are much thicker than the wall of the artery. हम बात कर चुके हैं. A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. Figure 18.2 में जो पीछे आई थी figure. A patch of this tissue is present the right upper corner of the right atrium, यानी कि near superior vena cava, called sinoatrial node, यानी कि SN. ठीक है. Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, क्लोज टू द एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये कहलाता है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड या फिर एवी नोड। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से बात होगी। अब बंडल ऑफ दिस नोडल फाइबर्स, एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, वो आगे फिरता है एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, continues from the AV node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundle. फिर किसमें divide हो गया? Right and left bundle. These branches gives rise to minute fiber throughout the ventricular musculature, ventricles की muscles में, wall of the ventricles में respectively sides and called the Purkinje fiber. वहाँ उन्हें क्या कहा गया था? Purkinje fibers. The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. यानी कि ये खुद ही एक्साइट होते रहते हैं, नोडल टिश्यूज ऑटो एक्साइटेबल, इसलिए अपनी हार्ट बीट हमारा हार्ट खुद बना लेता है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। अलग अलग जो पार्ट हैं, ऐसे नोड बनाता है सब 70 से 75, एवी नोड 40 से 60, फिर ये जो एवी बंडल है 40, पुरकिंजे फाइबर लगभग 25, सबका अलग अलग है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बनाएगा उसी से हार्ट बीट बनेगी। ऐसे नोड सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 से 75, तो इसलिए हमारी हार्ट बीट भी 70 से 75 टाइम्स रहती है। एनसीईआरटी ने भी लिखी है बात कि द नंबर एंड द एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। द एसए नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर, उन्होंने सीधे 11th की बात है ना, तो आसान सी बात बता दी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कितना? 70-75 टाइम पर मिनट। रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज, रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग, इसमें इनिशिएटिंग लफ्ज ज़्यादा इंपॉर्टेंट था।
maintaining the rhythmic contractile activity of the heart, therefore it is called the pacemaker। इसलिए ऐसे नोड को पेसमेकर बोला जाता है। ये सवाल आ चुका है, ऐसे नोड को पेसमेकर क्यों बोला जाता है, तो आप बोलेंगे बिकॉज इट कैन इनिशिएट एंड मेंटेन द हार्ट बीट। एक आंसर लगाना तो आप बोलेंगे इनिशिएट द हार्ट बीट। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70-75 टाइम पर मिनट, एवरेज बीट रहती है 72 टाइम पर। पूरी वही कहानी है जो आपको डायग्राम में समझाएगी। ठीक है, डायग्राम हो गया। नेक्स्ट, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल से मतलब आप समझेंगे वन हार्ट बीट। जब बात होगी वन हार्ट बीट की तो इसमें बात होगी एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को बोला जाता है सिस्टोल। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक बार हार्ट रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है इसे बोलते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट रिलैक्स करता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोल। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, एक मिनट में 72 टाइम एवरेज ले सकते हैं हम कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अब कार्डियक साइकिल में 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। एक तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, आपको आंसर याद करना 0.8 सेकेंड। इसमें फिर 3 बातें होती हैं। सबसे पहले दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसे बोला जाता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का होता है, 0.1 सेकेंड। दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड। ठीक है ना। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो एट्रियम रिलैक्स करने लगते हैं और फिर वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर जाते हैं, क्योंकि एट्रियम वेंट्रिकल तमाम हार्ट रिलैक्स कर जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, या फिर इसे बोला जाता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का भी। कार्डियक डायस्टोल, डायस्टोल, और ये होता है तकरीबन 0.4 सेकंड का, इसलिए बोला जाता है कि हमारी हार्ट बीट होती है 0.8 सेकंड। अब ज़रा आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए, जैसे कि सपोज हमारा हार्ट, ये दोनों एट्रियम है, ये दोनों वेंट्रिकल। ठीक है, ये इधर मेरा राइट हैंड है तो मैं लिखूँगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जब दोनों एट्रियम कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको पता है यहाँ पे मौजूद है ऐसे नोड, तो एक सवाल ये आएगा कि दोनों एट्रियम, एट्रियल सिस्टम मतलब कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया किसकी वजह से होता है, तो आप बोलेंगे ऐसे नोड की वजह। ठीक है, मैं पहले समझा देता हूँ फिर हम टॉपिक देख लेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हो। ऐसा नोड जब इम्पल्सेस जनरेट करेगा तो वो ऐसे नोड से इम्पल्सेस एवी नोड को भी जाएंगी, एवी नोड को भी जाएंगी और पूरा एट्रियम में फैल जाएंगी, तो दोनों के दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है ना। 70% ब्लड तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ग्रेविटी की वजह से आ जाता है, 70% तो ग्रेविटी की वजह से आ जाता है। बाकी बचा हुआ जो 30% ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंच जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ठीक है ना। अब जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड पीछे भागने की कोशिश करेगा, लेकिन इधर इन्फीरियर वेना कावा के ऊपर वॉल्व होते हैं, है ना। इन्फीरियर वेना कावा के ऊपर वॉल्व होता है, इसे बोलते हैं यूस्टेकियन वॉल्व। कोरोनरी साइनस के ऊपर वॉल्व होता है, इसे बोलते हैं हम थिबेसियन वॉल्व, है ना। इसके अलावा इन सुपे वेना कावा कोई वॉल्व नहीं होता। खैर, तो इधर पल्मोनरी वेन्स उन पर भी वॉल्व होते हैं, तो इधर ब्लड पीछे जा नहीं पाता, तो इधर ये ओपन होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड, और ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, 70% ब्लड तो वैसे ही आ चुका है, बाकी 30% आ जाता है। इधर फिर ये एवी नोड से इम्पल्स जनरेट होती हैं, तो ये एवी बंडल में जाएंगी, फिर राइट एंडलर बंडल में जाएंगी और फिर ये जाती हैं पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स के जरिए मसल्स और वेंट्रिकल में फैल जाती हैं और फिर ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे ही दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, साथ के साथ एट्रियम रिलैक्स करना शुरू करते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, साइमल्टेनियसली साथ के साथ क्या हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल भी हो रहा है, एट्रियम रिलैक्स करना शुरू करता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो फिर ब्लड पहले पीछे भागेगा जहाँ से आया था, तो फिर ये जो दोनों वॉल में, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ये दोनों बंद होते हैं, इन्हें बोला जाता है एवी वॉल। ये दोनों एकदम बंद होते हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि एवी वॉल या बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल कब बंद होते हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जैसे ही बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल बंद होंगे, फौरन पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसे बोलते हैं लब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम है लब। पूछा जाएगा ये कब प्रोड्यूस होता है, तो आप बोलेंगे जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोजेस, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, क्लोजेस। ठीक है ना। और पूछा जाएगा ऐसा कब होता है,
तो आप बोलेंगे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है ना। अब क्या होगा, पीछे तो ब्लड जा नहीं पाया तो वो आगे जाएगा, फिर तो इधर एओर्टा की तरफ जाएगा, इधर पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जाएगा, ठीक है ना। एक बार में एक वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड बाहर निकल के आता है, ये कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम को रेट ऑफ हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपका कार्डिक आउटपुट निकल आएगा, यानी एक मिनट में हार्ट से कितना ब्लड बाहर निकल रहा है। ये भी सवाल आता है कॉम्पिटिशन में, कार्डिक आउटपुट आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलेंगे हम हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हार्ट रेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, स्ट्रोक वॉल्यूम से। आपको ये बात मालूम है कि हार्ट बीट कितनी रहती है अपनी, लगभग 72 टाइम्स पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 5000 ml या 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से हार्ट में हर एक वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है, कहलाता है कार्डिक आउटपुट। एक बार के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने से कितना ब्लड बाहर आता है, 70 ml। एक मिनट में हर एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर आएगा, 5000 ml, ये 5 लीटर कहलाता है कार्डिक आउटपुट। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो इसमें अंदर 120 ml ब्लड आता है, जो कहलाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 70 ml बाहर निकल जाता है, 50 ml अंदर ही रह जाता है, ये कहलाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम आपको निकालना है तो आप एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस कर सकते हैं। 120 में से 50 माइनस करेंगे तब 70 ml आ जाएगा। इस पर भी नीट में सवाल आ चुका है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ब्लड इधर एओर्टा में चला गया, इधर पल्मोनरी ट्रंक में चला गया। अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स करना शुरू करेगा, है ना। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करे तो ब्लड वापस लौट के आना चाहेगा। जब ब्लड वापस लौट के आना चाहेगा तो एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक पे जो सेमी लूनर वॉल्व है ये बंद होंगे। जब सेमी लूनर वॉल्व बंद होंगे तो फिर सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट हार्ट साउंड तो आपने सुन लिया लब, फिर आप सुनेंगे जो सेकंड हार्ट साउंड है इसे बोला जाता है डब। सेकंड हार्ट साउंड क्या कहलाता है, डब। सवाल अगर आपसे पूछा जाए सेकंड हार्ट साउंड डब कब प्रोड्यूस होगा, तो आप बोलेंगे सेकंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस होगा जब सेमी लूनर वॉल्व बंद होंगे, व्हेन सेमी लूनर वॉल्व क्लोजेस। जब सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होंगे। सेमी लूनर वॉल्व कब क्लोज होंगे, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू होगा, जब ब्लड वापस भागेगा। यानी कि आप बोलेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कॉम्पिटिशन में यहाँ से भी सवाल आ चुका है, ठीक है ना। तो एट्रियम दोनों किसके से कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एसए नोड गैस से। वेंट्रिकल दोनों किसके से कॉन्ट्रैक्ट हुए, एवी नोड गैस से। जब एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे 70 ml ब्लड बाहर निकलता है, कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट से निकल रहा है वो आ जाएगा, यानी कार्डिक आउटपुट जिसकी वैल्यू 5000 ml। एनसीईआरटी ये भी दे रखा है कि एथलीट्स का कार्डिक आउटपुट नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है, जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए एथलीट्स को ब्रैडिकार्डिया होता है, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है। एनसीईआरटी में लिखा हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे फंक्शन करता है। लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स। शुरुआत कर रहे हैं पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स स्टेट में, दैट इज दे आर इन द जॉइंट डायस्टोल, वो पूरा पूरा जॉइंट डायस्टोल में। As the tricuspid bicuspid valve are open, blood from the pulmonary veins and the vena cava flows into the left and the right ventricle. जब रिलैक्स हुआ हार्ट तो फिर इधर वेना कावा से इधर पल्मोनरी वेन से दोनों एट्रियम में ब्लड आ गया। The semilunar valve are closed at this stage. The SA node now generate the action potential. SA node ने impulse generate की which stimulate both the atria, जिसकी वजह से दोनों एट्रिया stimulate हुए and undergo simultaneous contraction, और दोनों एट्रिया में contraction हुआ। द कहलाएगा वो एट्रियल सिस्टोल, जो इसका पहला पार्ट था। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, जिसकी वजह से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा बाय अबाउट 30%। मैंने आपको बताया था 70% ब्लड तो वैसे ही फ्री में चला जाता है ग्रेविटी की वजह से, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बाकी का 30% भी चला जाता है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवी नोड एंड एवी बंडल। एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल में किससे गया है, एवी नोड से और एवी बंडल से। अगर एक आंसर पूछा जाएगा तो आप आंसर लगा कर आएंगे एवी नोड। फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफिस, फिर बताया आगे फिर बंडल ऑफिस ट्रांसमिट इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, यानी राइट एंड लेफ्ट बंडल और पुरकिंजे फाइबर्स को मिला के उन्होंने बंडल ऑफिस लिख दिया। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके वजह से वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, बोला था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि दूसरा टॉपिक है इसका। एंड द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। उसी दौरान जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रियम में रिलैक्सेशन आ जाता है, यानी साइमल्टेनियसली वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो रहा होगा और एट्रियल डायस्टोल भी हो रहा होगा, coinciding with the ventricular systole. Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of the tricuspid. जैसे ही ventricle contract करेंगे तो ब्लड पीछे भागेगा, तो क्लोजर होगा tricuspid valve का और bicuspid valve, ठीक है ना, due to the attempt backflow of blood into the atria. As the ventricular pressure increases further, the semilunar valve
तो फिर सेमिलर वॉल गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द एओर्टा, इन्होंने पल्मोनरी ट्रंक को पल्मोनरी आर्टरी लिख दिया है, एंड द एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन, तो फिर ये खुलेंगे, allowing the blood into the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway, फिर इधर pulmonary circulation, उधर systemic circulation, blood चला जाएगा. The ventricles now relax, फिर ventricle relax करेंगे, जिसे बोला जाएगा ventricular diastole, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोला गया है, जबकि एट्रियम ऑलरेडी रिलैक्स में था, इसलिए जॉइंट डायस्टोल कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी बोल दिया जाता है. वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होने लगेगा जब वेंट्रिकल रिलैक्स करें, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, तो जब ब्लड वापस अंदर आना चाहेगा वेंट्रिकल, सेमिलुनर वॉल बंद होंगे, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड अंदर वेंट्रिकल्स में ना आ पाए. As the ventricular pressure decline further, tricuspid and the bicuspid wall are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into the, तो वही बात रिपीट करती. The blood now once again move freely into the ventricle, फिर दोबारा से वही साइकिल शुरू हो जाएगी. The ventricles and the atria are now again in relaxed and joint diastole state as earlier. Soon the SA node generate new action potential and the event described above are repeated in the sequence and the process continues. यहाँ पर इन्होंने NCERT में फर्स्ट हार्ट बीट, सेकेंड हार्ट बीट, लब डब की बात अभी तक नहीं बताई है, आगे वो बात भी आ जाएगी. दिस सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डिक साइकिल. ये कार्डिक साइकिल कहलाएगा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टोल diastole of both the atria and ventricles. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute, that is that many cardiac cycles are performed per minute. इसका मतलब 1 मिनट में कितनी कार्डिक साइकिल होती होंगी डबल सर्कुलेशन, 72. From this it could be deduced that the duration of the cardiac cycle is 0.8 second, वही बात आ गई. During a cardiac cycle each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, ठीक है, which is called the stroke volume. ये सवाल कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है. स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू 70 ml, और द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट यानी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट. ये सवाल भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है. Therefore the cardiac output can be defined the volume of blood pumped out by each ventricle per minute. ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute. इसकी वैल्यू कितनी, 5 लीटर या 5000 लीटर. स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन पूछी जाती है, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood which is called a stroke volume. ठीक है ना. The body has the ability to alter the stroke volume. बॉडी अल्टर कर सकती है स्ट्रोक वॉल्यूम की, as well as the heart rate and thereby the cardiac output. हार्ट रेट को भी अल्टर कर सकती है स्ट्रोक वॉल्यूम को, इसलिए कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन. लेकिन आपको ये बात ही पता होनी चाहिए, एथलीट्स में ब्रेडिकार्डिया होता है तब भी उनका कार्डियक आउटपुट हम लोग को ज़्यादा होता है. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through the stethoscope. A first heart sound को NCERT में लिखा हुआ है लब. कब प्रोड्यूस होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. कौन कौन से वॉल बंद होंगे, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, यानी कि एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल बंद होंगे. Associated with the closure of the tricuspid and the bicuspid wall, whereas the second heart sound जिसे बोला गया है डब, ये कब प्रोड्यूस होगा, जब क्लोजर होगा सेमिलुनर वॉल्व का, और ये कब होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करें, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. क्लोजर होगा यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्व का. दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस. है ना, आसान. अगर एक बार आपने ध्यान से सुन लिया तो आप एनसीईआरटी को समझ भी जाएंगे. नेक्स्ट में बात की ईसीजी की. ईसीजी एक मशीन है जिसके जरिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड किया जाता है. जो ग्राफ बन के आता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. जो मशीन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. दो बात हो गई. फिर एनसीईआरटी ने बताया, जैसे कि आपने फिल्मों में सीन देखा होगा कि हीरो या हीरोइन ओटी में है एडमिट, वहाँ पर मॉनिटर पर कंप्यूटर आपको दिख रहा है पी 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 आवाज़ निकल के आ रही है. ठीक है, तो फिर वहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को देखा जाता है, और उस दौरान जो हमारी हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रही हैं, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. भाई जब जब करंट फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ग्राफ पेपर पर दिखाया जाता है. तो एक ग्राफ बनकर आता है जिसे बोला था पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव. तीन बातों को एनसीईआरटी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. ईसीजी को पढ़ने से पहले दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि आपको मालूम है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट जब होता है तो इसे बोला जाता है सिस्टोल. ठीक है ना. और जब रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट यानी हार्ट अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस आता है, तो इसे बोला जाता है डायस्टोल. ठीक है ना. आप ऐसे याद रखें, आर से रिलैक्सेशन और आर से रिपोलराइजेशन. तो इधर ईसीजी में आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे रिपोलराइजेशन, जहां पर आपको बोलना होगा रिलैक्सेशन. ठीक है ना. ऐसे ही आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, जहां पर आपको लफ्ज इस्तेमाल करना होगा कॉन्ट्रैक्शन. तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए लफ्ज आएगा
डीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन के लफ्ज आएगा रीपोलराइजेशन, ठीक है ना। अब ईसीजी के दौरान जब रिकॉर्डिंग होती है ग्राफ पेपर के ऊपर, तो यहाँ पर एक तो नजर आता है पी वेव जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, इन तीनों पर सवाल पूछे जाते हैं। आपने जस्ट अभी कार्डियक साइकिल सुना है और आपको ये बात मालूम है कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट थे। पहले दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जैसे आपने बोला था एट्रियल सिस्टोल, है ना। अगर यहाँ इसके अंदाज में बोला जाए सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या लफ्ज आता है डीपोलराइजेशन, तो आप इसको बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, है ना, या एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। दूसरा आपने सुना था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो आप इसे बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, है ना, डीपोलराइजेशन। मैं ईसीजी का आंसर याद कराना चाह रहा हूँ, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। फिर आपने सुना था कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो एटम रिलैक्स करना शुरू कर देता है, फिर वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाते हैं, इसे जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। एक्चुअल में तो वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ था, तो इसलिए इसे बोल सकते हैं हम वेंट्रिकुलर, एनसीईआरटी ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और डायस्टोल के लिए यानी कि रिलैक्सेशन के लफ्ज आता है रीपोलराइजेशन, तो आप इसे बोल सकते हैं आप रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। आपको ये बात ही पता है कि जब डीपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल्स का, तो साथ के साथ एट्रियम रिलैक्स करने लगता है, तो एट्रियल रीपोलराइजेशन भी होता है, रीपोलराइजेशन भी होता है। तो मैंने कार्डिक साइकिल के 3 आंसर बता दिए आपको, वही है ना। अब आपको बस इतना सा याद करना है कि इधर आपने पहला आंसर पढ़ा है पी वेव, तो जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा यानी कि एट्रियल सिस्टोल हो रहा होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होगा, तो इधर ईसीजी में बनेगी पी वेव, ये याद करना, ठीक है ना। इधर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डिपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल का, साथ के साथ एट्रियम रिलैक्स करते हैं, तो इधर ईसीजी पे आपको नजर आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये सवाल पूछा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हार्ट में क्या हो रहा होगा, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड एट्रियम। तो जो कार्डिक साइकिल वाले आंसर 1 2 3 वो यहाँ बोलते हैं। इधर पी वेव बना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद बनता है टी वेव। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन होता है वेंट्रिकल का, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो यहाँ पर बनता है टी वेव, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने ये भी लिखा हुआ है रिपोलराइजेशन खत्म होने पर टी वेव का एंड नजर आता है। एक छोटी सी बात और सवाल ये पूछा जाता है कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, तो आप बोलेंगे जब फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जबकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म होगा। फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा एट द एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब पूछा जाता है सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगा, तो आप बोलेंगे एट द एंड ऑफ टी वेव। पुराने पेपर में इस पर सवाल आ चुके हैं। ईसीजी के लिए बिल्कुल ऐसे जैसे घर में बिजली का बिल लेने के लिए आपने देखा होगा मीटर वाले छोटी सी मशीन लेकर आते हैं, ऐसे ही स्टैंडर्ड ईसीजी करने के लिए छोटी सी मशीन होती है, इसमें 3 लीड होती हैं, जो कि इधर जैसे में ये रिस्ट बनती है, इधर एक लीड लगा देते हैं, इधर एक लीड लगाते हैं, और एक लेफ्ट एंकल पर। नॉर्मल ईसीजी करने के लिए, स्टैंडर्ड ईसीजी करने के लिए 3 लीड लगाई जाती हैं, दोनों रिस्ट पर और लेफ्ट एंकल पर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ सवाल आता है। डिटेल में अगर आपको ईसीजी देखना है तो फिर मल्टीपल लीड्स चेस्ट पर लगाते हैं, जैसे ओटी में आपने देखा होगा। ये सब बातें एनसीईआरटी में बताई गई। एक बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या बताया है। You are probably familiar with this scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage traces on a screen and makes the sound beep 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 as the patient goes into cardiac arrest, है ना, when heart stop beating. This type of machine इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो देखिए आप यहाँ पर मशीन का नाम में ग्राफ है, ये बात आप याद रखेंगे, इज यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो ग्राफ पेपर पे दिखता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, तो ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो फिर डेफिनेशन दे रखी है ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल के दौरान चीजें हो रही हैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन द फिगर, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। एनसीईआरटी ने दे रखा, सवाल आ चुका है। 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 to each wrist and to the left ankle that continuously monitor the heart activity. For a detailed evaluation of the heart function, multiple leads are attached to the chest region. Here we will talk only about the standard ECG, मतलब normal वाला. Each peak in the ECG is identified with a letter from the P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart. यानी P फिर QRS complex और फिर T, ठीक है। The P wave represent the electrical excitation और depolarization. Depolarization मतलब आप contraction की बात कर सकते हैं, जब contraction होता है एट्रिया का, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वहाँ पर आप आंसर बोलेंगे P wave, ठीक है ना, which leads in the contraction of the both the atria. The QRS complex जब बनेगा तो ventricle contract करते हैं, atrium relax करता है, depolarization of the ventricles which initiate the ventricle contraction. The contraction starts slowly after the Q and marks the beginning of the
सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइड टू द नॉर्मल से, यानी रिपोलराइजेशन। द रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होगा तो क्या बन रहा होगा, टी वेव। जो बात आपको शुरू में बताई थी, वन एनसीईआरटी यहाँ पर लिखी हुई है। एनसीईआरटी की लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट, द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। इस लाइन पर सवाल बनकर आ सकता है। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करेंगे तो आप हार्ट बीट का अंदाजा लगा सकते हैं। दैट अकर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट rate of an individual. Since the ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease, hence it is of great clinical significance. तो ECG में अगर चेंजेस आएंगे तो उससे पता लगाया जा सकता है कि हार्ट में हमारे कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन, हम पहले ही बात कर चुके हैं हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन, एक कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट और लंग्स के बीच में पल्मोनरी, हार्ट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच में सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। एनसीईआरटी लिखा, ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड वेन, बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन क्लोज कंसिस्ट ऑफ द थ्री लेयर्स। मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने आगे डायग्राम में चीज़ों को दिखा रखा है। देखिए यहाँ पर ये हमारा हार्ट है, इधर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए ब्लड निकला, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को गया, ठीक है ना। तो देखो ये एओर्टा तो बहुत बड़ी हो, एओर्टा से निकलती है फिर कई सारी आर्टरी, ठीक है ना। फिर आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो जाती इनटू आर्टेरियोल्स, फिर आर्टेरियोल्स डिवाइड हो जाती इनटू कैपिलरीज, जहाँ पर कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो। ऐसे ही बहुत सारी कैपिलरीज फिर आपस में मिलकर बनाती है वेन्यूल्स। जब वेन वाली साइड आएगी, कैपिलरीज आपस में जुड़े क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स। फिर वेन्यूल्स से मिलकर क्या बनेंगी, वेन्स। और फिर ये वेन्स जाके ओपन हो जाएंगी वेना कावा में, नीचे की तरफ होता है इन्फीरियर वेना कावा, ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना। एनसीईआरटी इन बातों को बताया गया। इधर देखो आर्टरी वेन में डिफरेंस भी दिखाया है, इन्होंने बताया कि आर्टरी हो या वेन हो, जो ब्लड वेसल है उसकी तीन लेयर होती है, ब्लड वेसल्स की तीन लेयर होती हैं। इसी टॉपिक में इन्होंने बात को बताया है। सबसे बाहर वाली कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं। बीच वाली कहलाती है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर वाली कहलाती है ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका इंटिमा। एनसीईआरटी फिर इन्होंने बताया कि सबसे बाहर वाली है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये बनी होती है वाइट फाइब्रस टिश्यू से, एंड वाइट कोलेजन फाइब्रस टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स। एनसीईआरटी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो एनसीईआरटी में सवाल पूछा जा सकता है। ट्यूनिका मीडिया जो है ये बनी हुई है स्मूथ मसल्स से, स्मूथ मसल्स से और येलो इलास्टिक फाइबर्स से। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। ट्यूनिका इंटिमा के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये इनरमोस्ट लेयर है और ये सिर्फ बनी होती है एंडोथीलियम से, सिंगल लेयर से बनी होती है एंडोथीलियम से। फिर एक बात आपको ये भी बात मालूम चाहिए, ब्लड वेसल्स में जो तीन लेयर है एक्सटर्ना मीडिया इंटिमा, ये बात हो रही है आर्टरी और वेन्स की। तो ब्रीदिंग चैप्टर में भी आप सुन चुके हैं, कैपिलरीज जो है वो सिर्फ एंडोथीलियम की बनी होती हैं। कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ एंडोथीलियम ओनली, ठीक है ना। एक छोटी सी बात ये भी कि आप ये बात जानते हैं कि आर्टरीज का ल्यूमेन पतला होता है, उसकी वजह ये देखो, इसका जो मीडिया है ट्यूनिका मीडिया वो काफ़ी थिक है। तो आर्टरीज में एक पॉइंट आप याद रखें कि इनकी ल्यूमेन काफ़ी पतली होती है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड फास्ट भागता है ना, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। ल्यूमेन नैरो होने की वजह यह है कि आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया थिक होती है। ये भी सब छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, ट्यूनिका मीडिया थिक होती है। वेन्स का ल्यूमेन देखो यहाँ डायग्राम में आपको चौड़ा नजर आ रहा है, कैसे ब्लड का प्रेशर काफ़ी स्लो रहता है इधर। तो वेन्स में ल्यूमेन थोड़ी वाइड होती है, ल्यूमेन थोड़ी चौड़ी होती है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो ट्यूनिका मीडिया है, तो इसमें ट्यूनिका मीडिया है वो आर्टरी के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिन होती है, इसलिए यहाँ ब्लड का प्रेशर कम होता है। एक बात आप और याद रखेंगे, वी से वेन, वी से वॉल्व, वेन के अंदर वॉल्व्स नजर आते हैं। एक पॉइंट और कि वेन्स के अंदर जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है ना, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ऐसे एक सवाल यहाँ पर, आर्टरीज में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये बात आप 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़कर सुनाता हूँ। फिर द ब्लड फ्लो, ये तो हमने, हाँ, द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल, द आर्टरीज एंड वेन, बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, जो बात हम अभी कर रहे थे। एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथीलियम, द ट्यूनिका इंटिमा, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स एंड द ट्यूनिका मीडिया जिसको बोला जाता है, एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स कॉल्ड द ट्यूनिका एक्सटर्नल। ये तीनों बातें आपको याद करनी है। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स, वो भी हमने देख लिया था।
As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. आप फंक्शन में पढ़ चुके हो हट के. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs, है ना? From where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. This pathway constitutes the pulmonary circulation. The heart और lungs के बीच में circulation बना. 10th क्लास से आप ये बात सुनते आ रहे हैं, ये कहलाएगा pulmonary circulation. ठीक है ना? The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles, capillaries, tissues, from where the deoxygenated blood is collected by a system of veins, vena cava, and emptied into the right atrium. This is the systemic circulation. The heart or different body parts के बीच में बना systemic circulation. The systemic circulation provides nutrients, oxygen, and other essential substances to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substances away from the elimination. Away for elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver. डायजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर यहाँ बात कर रहे हैं पोर्टल सर्कुलेशन की. एक पॉइंट आपको याद करना है कि एक ऐसा सर्कुलेशन जो कैपिलरी से जुड़ी होती है गलत है. पोर्टल सर्कुलेशन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर के बीच में है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन. ऐसे ही आपने एंडोक्राइन में सुना था कि जो हाइपोथैलेमस एंटी पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ वो हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है. ऐसे एक और होता है रेनल पोर्टल सर्कुलेशन. एनसीईआरटी में क्योंकि लीवर का टॉपिक दे रखा है तो लीवर वाला इन्होंने यहाँ पर बताया है कि द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टीन टू द लीवर. तो सिर्फ इंटेस्टीन नहीं, इंटेस्टीन के अलावा स्प्लीन से भी जाता है ब्लड. बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर. इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी. नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. वैसे तो अपना हार्ट के अंदर नोडल टिश्यू मौजूद है और जो कि ऑटो एक्साइटेबल है, जो कि अपनी हार्ट बीट खुद बना लेते हैं. लेकिन हार्ट बीट को मॉडरेट करने के लिए, यानी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे कम, कम है तो ज़्यादा करने के लिए हमारे हार्ट का लिए एक कार्डियक सेंटर है जो कि ब्रेन में मौजूद है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में. वो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से. उसके फिर दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. तो एक सवाल तो आपको याद ही करना है कि कार्डियक सेंटर कहाँ मौजूद होता है, न्यूरल सेंटर. तो आपको याद करना कार्डियक सेंटर मौजूद होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में. एनसीईआरटी में दे रखा है मेडुला ऑब्लोंगेटा. एक सवाल हुआ. दूसरा सवाल आपको याद करना है कि जो हार्ट की एक्टिविटी है वो मुतासिर होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मामला ये है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है. दूसरा आपको याद रखना है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो उसकी वजह से हार्ट बीट, हार्ट रेट कम हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जो फ्लो हो रहे हैं उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है. इधर थोड़ा सा हार्मोन्स का ही मामला आपको याद रखना है, जैसे कि जो एड्रेनल मेडुला के हार्मोन है यानी कि कैटेकोलामाइंस, यानी कि एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स, एड्रेनल मेडुला. आप एंडोक्राइन में सुनेंगे इसके बारे में, जैसे कि एड्रेनलिन है ना, और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन. एड्रेनलिन को आपने सुना होगा, इसे एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है ना. और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन. तो जब ये रिलीज होते हैं तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं. एक और आपको ग्रोथ फैक्टर लोकल हार्मोन का नाम याद करना, एसिटाइल कोलिन. तो जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो हार्ट रेट कम हो जाता है. ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है. नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, यानी ऑटो रेगुलेटेड होती हैं बाय स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड नोडल टिश्यू. ठीक है ना. हेंस द हार्ट बीट इज कॉल्ड मायोजेनिक. A special neural center in the medulla oblongata, जिसे कार्डियक सेंटर कह सकते हैं आप, कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट करता है. न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ द एनिमल कैन इंक्रीज द हार्ट रेट, हार्ट बीट बढ़ा देगा. स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा. इससे सिंपैथेटिक्स. ठीक है ना, सब चीज़ें बढ़ लेंगी. On the other hand, parasympathetic neural signal, another component of ANA, decrease the heart rate, हार्ट बीट को कम कर देगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कम कर देगा, जिससे कार्डियक आउटपुट ही कम हो जाए. तो जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो ये सब चीज़ें कम हो जा रही. एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन यानी कि कैटेकोलामाइंस ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, इनसे भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. एड्रेनल एसिटाइलकोलिन कम कर देता है, ये बात भी याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटिज्म, लास्ट टॉपिक है.
जिसमें कि पहला है इन्होंने दे रखा है हाई ब्लड प्रेशर या फिर कि हाइपरटेंशन। इसमें एनसीईआरटी बताया है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, इसमें 120 सिस्टोलिक होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, 80 डायस्टोलिक होता है रिलैक्सेशन के बाद। अगर इससे बढ़ जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन बोलते हैं। फिर आगे इन्होंने ये भी बताया कि अगर 140/90 से ज़्यादा हो जाता है, 140/90 उससे ज़्यादा हो जाता है कई बार के चेक करने के बाद, है ना, तो फिर इसे हाई ब्लड प्रेशर बोला जाएगा। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर से हमारा हार्ट तो मुतासिर होता है, इसके अलावा और दूसरे वाइटल ऑर्गन ब्रेन और किडनी के ऊपर भी इसके असरात पड़ते हैं। Hypertension is the term for blood pressure that is higher than normal 120/80. In this measurement, 120 is millimeters of mercury. Pressure is the systolic, 120 वाला systolic है ना, और pumping pressure, और जो 80 mmHg है वो diastolic है, यानी resting के बाद। If repeated checks of blood pressure of an individual 140/90 या फिर उससे ज़्यादा आता है, इसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीजेस तो होंगी ही, इसके अलावा वाइटल ऑर्गन्स भी हम मुतासिर होंगे जैसे कि ब्रेन और किडनी। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। कोरोनरी आर्टरी आप जानते हैं, हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड कोरोनरी आर्टरी जाएगा। अगर उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिपोजिशन हो जाए कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू का, तो उसकी ल्यूमेन पतली हो जाएगी, ये फिर एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, यानी कोरोनरी आर्टरी की बात हो रही है। इट कॉज बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर। ये सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा गया बहुत बार, किसका डिपोजिशन होता है ल्यूमेन में, तो आप बोलें कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज नैरोअर। जाहिर सी बात है कि जब ल्यूमेन में डिपोजिशन हो जाएगा तो फिर ल्यूमेन थोड़ी पतली हो जाएंगी, यही कहला रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हार्ट को ब्लड लेकर आ रही है कैपिलरी, वहाँ पर इसमें बीच में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। जब ब्लड पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा तो फिर यहाँ पर चेस्ट पेन होगा, इसे फिर एंजाइना बोला जा रहा है। किसी भी एज में हो सकता है, अक्सर मिडिल और एल्डरली पीपल में ज़्यादा देखा जाता है। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा। वैसे तो हार्ट अटैक में भी चेस्ट पेन होता है, माइकार्डियल इन्फेक्शन में भी एंजाइना कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है। एक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle। तो एनसीईआरटी की लाइन को पकड़ना है, एंजाइना वाला आंसर कब लगाना है, when no enough oxygen is reaching the heart muscle। तो बीच में कोई रुकावट होगी छोटी मोटी, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं हुआ। एंजाइना कैन अगर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डर, ठीक है ना। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, मतलब वही बीच में ब्लॉकेज बन गया। हार्ट फेल्योर, जिसको कि हार्ट फेल्योर किसे कहा जाएगा, हार्ट फेल्योर से मतलब फिर ये होगा जैसे कि रेनल फेल्योर आपने पढ़ा था, तो जो हार्ट का फंक्शन है कि उतना ब्लड पंप करे कि बॉडी की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, अगर उतना नहीं कर पा रहा है तो वो हार्ट फेल्योर कहा जाएगा, है ना। तो अगर इफ हार्ट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी तो कहलाएगा हार्ट फेल्योर। जब हार्ट फेल्योर होता है इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कंजेशन ऑफ द लंग्स, लंग्स में ब्लड का एक्यूमुलेशन लगता है, इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहा जाता है। आगे एनसीईआरटी ने ये भी बताया कि हार्ट फेल्योर हार्ट अटैक से अलग है, जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोला जाता है, जिसमें कि सडन डैमेज हो जाता है हार्ट मसल का, यानी डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा, उस पर्टिकुलर टिश्यूज़ को हार्ट के ब्लड पहुँचेगा ही नहीं तो डेथ हो जाएगी। उन्होंने ये बताया कि कार्डियक अरेस्ट से भी अलग है, जहाँ पर कि हार्ट स्टॉप कर देता है बीट करना। हार्ट फेल्योर के बारे में बात करते हैं। हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। ये सवाल पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में। कंजेशन ऑफ द लंग्स किस में होता है, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम। कंजेशन ऑफ द लंग्स किस में होता है, आप बोलेंगे हार्ट फेल्योर ऑफ द डिजीज। फिर आगे इन्होंने समझाया हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट, तो यहाँ पर इन्होंने कार्डियक अरेस्ट की डेफिनेशन बताई एनसीईआरटी में। अरेस्ट मतलब रुक गया, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, याद रहेगा आपकी वाली बात। और हार्ट अटैक जिसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहा जाता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसमें कि कंप्लीट ब्लॉकेज होने की वजह से डेथ हो गई, उसको एनसीईआरटी लिखा हुआ सडन डैमेज। व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज लफ्ज इस्तेमाल किया एनसीईआरटी ने यहाँ पर, और एंजाइना में इस लफ्ज इस्तेमाल किया व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन, है ना, इज रीचिंग द हार्ट मसल, सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और नया चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।